ठीक है, ये जितना भी रेड में है वो एरिया 3 का पार्ट है। ठीक है, ये एरिया 0 का पार्ट है। सर जी बातें मत करो, ये पूरा जो है वो एरिया 2 का पार्ट है। ये सारा आपका एरिया 1 का पार्ट है। अभी 0 नहीं बनाया। हाँ देखो, इन दोनों एरिया को जो डिवाइड करता है, ठीक है, उसमें हमारे पास एरिया 0 होना चाहिए, करेक्ट, लेकिन नहीं है फिलहाल। ठीक है, जब तक आपका एरिया 0 नहीं होगा, जब OSPF पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप पढ़ के आया करो थोड़ा सा। ठीक है, सब लोगों की, ये सब लोगों के लिए है जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा सा ब्रशअप करके आया करो। देखो गाइज, एरिया 0 ना होने की वजह से यहां इस एरिया 2 के राउट कहां नहीं जाएंगे, एरिया 1 में। ठीक है, और एरिया 1 के राउट कहां नहीं आएंगे, एरिया 2 में। क्यों? क्योंकि देखो दो LSA होते हैं, एक तो हो गया आपका राउटर LSA, है ना, और एक दूसरा कौन सा हो गया, नेटवर्क LSA। ये दोनों LSA कभी भी अपना एरिया बाउंड्री क्रॉस नहीं करेंगे, करेक्ट। उसके लिए क्या चाहिए होगा, ABR, जो कि इसके पूरे राउटर LSA के डेटाबेस को, नेटवर्क LSA के डेटाबेस को कन्वर्ट करेगा किसमें, समरी LSA में, करेक्ट। वो इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने एरिया 0 नहीं बनाया। लेकिन क्या इन दोनों एरिया के बीच में मेरे पास एरिया 0 है ना, तो इसका जितना भी डेटाबेस होगा वो कन्वर्ट होके कहां चला जाएगा, एरिया 2 में, और एरिया 2 का सारा डेटाबेस कन्वर्ट होके कहां जाएगा, एरिया 1 और एरिया 3 में, सॉरी। ठीक है, अब देखो गाइज, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल EIGRP चला लेता हूं बिटवीन R3 एंड R8, क्या चला लेता हूं, EIGRP। तो EIGRP चलाने का मतलब क्या है, देखो EIGRP का मतलब यह है कि मैं डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहा हूं, करेक्ट, और डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट कहां लेके आना चाहता हूं, OSPF के अंदर, डेफिनेटली, है ना। मान लो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। अब क्वेश्चन ये है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कहां पे। सबसे पहली बात, रीडिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होता है जहां पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल का डेटाबेस अवेलेबल हो। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है, जहां पे दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल का डेटाबेस अवेलेबल हो। कहां पे अवेलेबल होगा सर आपके लिए डेटाबेस, R3 के ऊपर। R3 के ऊपर आपके पास दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल का डेटाबेस अवेलेबल है ना। EIGRP का भी अवेलेबल होगा और OSPF का भी अवेलेबल होगा। तो याद रखना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कहां पे परफॉर्म होगी, जो भी राउटर के पास दोनों डेटाबेस अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहने लोगे सर राउटर 2 पे रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, EIGRP है ही नहीं, है ना। क्या EIGRP का अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो क्या EIGRP का डेटाबेस अवेलेबल है वहां पे, नहीं है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कोई फायदा नहीं होगा, आपको राउट्स ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं OSPF के अंदर, तो कौन से LSA जनरेट होते हैं, LSA टाइप 5। ठीक है, क्या जनरेट होता है, LSA टाइप 5। LSA टाइप 5 का क्या पर्पज होता है गाइस, LSA टाइप 5 का पर्पज होता है आपको उन राउट से नोन कराना जो रीडिस्ट्रीब्यूशन से अवेलेबल हुए हैं। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन से जो भी राउट आता है ना, उसके लिए एरिया बाउंड्री कुछ नहीं होती है, उनके लिए एरिया बाउंड्री जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती है। क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट, वो एरिया बाउंड्री को नहीं मानते। तो जैसे ही आप R3 पे रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप उसका डेटाबेस कहां पे देख सकते हो, R7 पे, करेक्ट। और R7 का डेटाबेस जैसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे R7 को, और कहां देख सकते हो, R3। लेकिन अभी क्या R3 R7 से रीचेबल है,
तो देखो दो चीजें होती हैं, आपको याद होगी, एक होती है लिंक स्टेट आईडी और एक होती है एडवर्टाइजिंग आईडी, है ना। तो जो इसकी एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी होगी वो क्या होगी, R3 का लूपबैक, है ना। देखो दो चीजें ये रीचेबल होनी चाहिए किसी भी राउटर के लिए। अगर आपको कोई भी LSA को राउटिंग टेबल में लेके आना है ना, राउट बनाना है उससे, है ना, तो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी ऑफ दैट LSA मस्ट बी रीचेबल। समझ आया? दोबारा बताऊं, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी उस LSA की रीचेबल होनी चाहिए हमेशा जिसको आपको राउट में कन्वर्ट करना है राउटिंग टेबल के लिए। देखो अभी मैंने AVR नहीं बनाया ना, तो अभी वो राउट नहीं बन पाएगा, लेकिन मेरे पास एज एन LSA अवेलेबल हो जाएगा, LSA पहुंच जाएगा, लेकिन उसको राउट नहीं बना पाऊंगा मैं। तो वो डेटाबेस में तो आपको दिखाई देगा, लेकिन उसका राउट नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी रीचेबल नहीं है। समझ आया सर सबको? कोई दिक्कत है? नहीं। देखो इसीलिए मैंने एरिया 0 नहीं बनाया था यहाँ पे, ताकि मैं आपको ये चीज दिखा सकूं। जब तक एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी रीचेबल नहीं होगी, आप LSA से राउट नहीं बना सकते। समझ आया सर सबको? चलो अब एक काम करते हैं, देखिए अब यहां पे क्या होगा, अब जैसे ही मैं इस राउट को रीडिस्ट्रीब्यूशन मारूंगा तो क्या हो जाएगा, LSA टाइप कौन सा जनरेट होगा, 5, और उसके लिए कोई एरिया बाउंड्री नाम की कोई चीज नहीं है, तो वो मुझे कहां पे मिल जाएंगे, R7 के ऊपर। करेक्ट, कहां पे मिलेंगे, R7 के ऊपर मिलेंगे। अब देखो यहां पे कहां पे गया राउटर 3 पे करेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो पहला EIGRP का याद है, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी को, म्यूचुअल करके दिखा देता हूं एक बार ताकि आपको रिवाइज हो जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन किसको कर रहे हैं, OSPF को। प्रोसेस आईडी क्या है उसकी, 1, और क्या लगाऊं, EIGRP का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, मैट्रिक लगेंगे यहाँ पे, हाँ लगा लो काउंट। देखो कितना तुम्हें याद रहता है, कितने अच्छे स्टूडेंट हो तुम, है ना, पढ़ा लो तुम्हें कुछ भी फायदा। अब OSPF का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अब OSPF का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP का क्या मांगेगा अब ये, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ऑटोनोमस सिस्टम नंबर क्या है उसका, 10। और सबसे पहले बात करेंगे, अगर मैं यहीं एंटर मार दूं तो देखो इसने मुझे एक चीज लिखी है इंग्लिश में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज को ताकि आपको दिखाई दे जाए। देखिए ये है, देखिए गाइस, सबसे पहले इसने मुझे यहां पे एक, मैंने एंटर मारा जैसे ही, तो इसने क्या कहा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन किन का रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, जो क्लास लेस हैं, सिर्फ किन का हुआ, जो क्लास फुल है। समझ आया? अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या कीवर्ड ऐड करते हैं, सबनेट्स। सबनेट्स का मतलब क्या होता है कि आप क्लास फुल एज वेल एज क्लास लेस दोनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियसली करा सकते हो। सर जी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं एंटर मार दूंगा तो देखो, अगर तुम्हारे क्लासफुल नेटवर्क्स हैं सारे तो रीडिस्ट्रीब्यूशन वहीं पे हो गया, लेकिन अगर आपके पास क्लास, तो आप क्या ऐड करोगे, सबनेट कीवर्ड ऐड करोगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पे एग्जिट करते हैं। सबसे पहले देखो एक वेरिफिकेशन है, या ट्रबल शूटिंग कभी भी करोगे तो अभी पढ़ते चलो, कभी भी आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे OSPF के अंदर किसी का भी, तो वेरीफाई करोगे हाथों हाथ, पहले उस राउटर पे जिस राउटर पे आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है। जिस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया है उस राउटर पे टाइप 5 LSA जनरेट होने चाहिए। अगर उसी पे टाइप 5 LSA जनरेट नहीं होंगे तो इसका मतलब आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुली परफॉर्म। समझ आया? अब डेटाबेस तो आपको पता ही है कैसे देखते हैं, डू शो IP OSPF डेटाबेस, एंटर किया, टाइप 5 LSA दिखाई दिए,
सबको दिखाई दे रहे हैं? देखो इसको खोल भी सकते हैं आप और बड़ा भी कर सकते हैं। डू शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस एक्सटर्नल के आगे कुछ वर्ड लगा देंगे 80.1.1. ये इसकी लिंक आईडी उठा रहा हूँ मैं। देखो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी इसने खुद पिक करी है, देख रहे हो एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी इसकी 3 है ना। अब मैं एंटर जैसे ही करूंगा तो गाइस देखो यहाँ पे एक फॉरवर्डर एड्रेस आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसने क्या उठाई है, मैट्रिक टाइप 2। ये क्या होती है बात करेंगे इसके बारे में भी। ये तो आपको याद ही होंगे, ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हेडर लगता है LSA का, है ना, ये वो है। उसके बाद इसने टैग ऑप्शन बताया कि आपने कोई टैग लगाया, तो इसने कहा आपने कोई टैग नहीं लगाया। टाइप ऑफ सर्विस, आप कोई कोऑपरेटिव सर्विस की कोई इसकी वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हो। इसका मतलब हमारे पास टाइप 5 LSA बहुत ही प्रॉपर्ली जनरेट हो चुका है। एक एक करके इसके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे भी। अभी हम जाते हैं सीधा R7 के ऊपर। तो R7 के ऊपर जाके हम सीधा टाइप करेंगे शो आईपी राउट। तो देखो राउटिंग टेबल में 5 का राउट है, 6 का राउट है और 7 का है, मतलब मेरे अपने एरिया के राउट्स हैं। देखो है ना अपने एरिया के राउट्स, अपने एरिया के राउट्स अवेलेबल हैं। क्या मेरे पास टाइप 5 LSA है? देखो राउटिंग टेबल में क्या मेरे पास 80 के राउट्स हैं? नहीं है। देखो राउटिंग टेबल इसकी 80 के राउट्स हैं सर यहाँ पे? नहीं है। अब अगर मैं आपको इसका डेटाबेस दिखाऊं तो आपको शायद दिखाई देगा। डू शो आईपी ओएसपीएफ व्हाट डेटाबेस। तो देखो टाइप 5 LSA दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्लियर सर? अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने सक्सेसफुली परफॉर्म करी। उन्होंने क्या कहा कि यार ये हमारे एरिया बाउंड्री का मतलब नहीं है। जब आप राउट बनाते हो LSA से तो आप दो चीज़ों को ध्यान में रखते हो, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। अगर आपकी एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी रीचेबल नहीं है तो आप कभी LSA से राउट नहीं बना पाओगे। SPF के बाद वो कभी भी आपको राउट कन्वर्ट नहीं करके दे सकता है। SPF जैसे ही चलेगी उसके ऊपर, वो सबसे पहले देखती है कि इसकी जो LSA मैंने खोला है, इसका जब मैं राउट बना रहा हूँ अपने लिए, तो क्या इसकी एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी रीचेबल है। अगर उसकी एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी रीचेबल होती है तो उसका LSA का राउट बन जाता है और राउटिंग टेबल में आ जाता है। अगर नहीं तो आप कभी भी उसका राउट नहीं बना सकते। LSA आगे देख, तेरे सामने नहीं आ गया? एरिया 2 वाले में राउट भी बन गए होंगे, दिखाऊं? सर एरिया 2 में कौन सा बिट आया होगा? बी आया कि आ रहा है? शांति देख, OE2 है ना। यहां पे क्यों है ये? क्योंकि आपके पास टाइप 4 LSA है। आपके पास क्या है? टाइप 4 LSA। टाइप 4 LSA आपको बताता है कि किसी एरिया में एक बंदर ने अपने आप को ASBR बना लिया है। आपको कौन बताता है ये? आपको बताता है LSA टाइप 4। अब ध्यान से देखो, जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, R3 ने अपना राउटर LSA रीजनरेट करा होगा, है ना, और E बिट लगा के कहां पे भेजी होगी? अपने एरिया के अंदर। कौन सी बिट लगा के भेजी होगी? E, जिससे इसके सारे एरिया को पता चल गया होगा कि ये बंदा क्या बनने जा रहा है? ASBR। ठीक है जी। जैसे ही अपने एरिया में इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हुई तो अपने एरिया में कौन बंदा अभी आता है? R2 आता है। R2 को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन पता लगी, उसे पता चल गया कि कोई बंदा मेरे एरिया के अंदर क्या बनने जा रहा है? ASBR। जैसे ही इस बात को पता चलता है, क्या वो R3 के राउटर LSA को R4, R5, R6 और R7 पे दे सकता है? राउटर LSA नहीं जाएगा, है ना। तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोपोगेट कराने के लिए वो LSA टाइप 4 जनरेट कराता है। समझ आया? ABR क्या करता है? जैसे ही आपने LSA टाइप किसी में E बिट पकड़ी, राउटर LSA में किसी की, अब मैं राउटर LSA तो फॉरवर्ड नहीं कर सकता किसी का, है ना। तो वो क्या करता है? वो एक टाइप 4 LSA बनाता है और ASBR की इंफॉर्मेशन पॉपुलेट कराता है डिफरेंट एरियाज में, ताकि सबको पता चल जाए कि एक बंदा क्या बन गया?
ASBR। अब वो टाइप 5 LSA जो है वो एक्सेप्ट करने हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो आपने टाइप 4 LSA जनरेट करे, टाइप 5 तो हर जगह पहुंच गए है ना, लेकिन टाइप 4 कहाँ पे जाके रुक गया? R5 पे। वो कह रहा है यार इससे आगे तो मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस एरिया के लिए कौन जनरेट करेगा? जो इसका ABR होगा, है ना, और ABR इसके पास है नहीं, तो राउट रीचेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि कौन ASBR बन गया, उसके पास तो LSA आ गए बस। अभी तो दिखाया तुझे R7 देख, देखो R7 पे ही है ना। सर जी क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? चलो अब आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए सबसे पहले एक काम करेंगे, बताओ क्या वर्चुअलिंग बनाऊं टनल बनाऊं? क्यों? हाँ जी सरकार, देखो R2 के लिए अगर मैं राउटर OSPF में करूं तो एरिया किसके लिए बनाना है? एरिया 2 के लिए बनाते हैं वर्चुअलिंग। किसके साथ बनाएंगे? 5 के साथ बनाएंगे, और इधर आ जाएंगे सीधे सीधे R5 के ऊपर। राउटर OSPF1 एरिया 2 वर्चुअल लिंक। वर्चुअल लिंक क्या होता है? 2.2.2.2। क्लियर है? हाँ हाँ ऑन। चलिए अब देखिए, सबसे पहले R7 के पास चलते हैं। R7 में एक चीज हुई होगी अभी आपके कि अब अगर मैं पिंग करूंगा किसको, रीचेबल हो गया, और जैसे ये रीचेबल हुआ होगा सारे राउट कहां पे आ गए होंगे? R7 के ऊपर। सर जी आ गए? OE2 भी आ गए, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें ये देखना आना चाहिए कि हमारे पास टाइप 4 LSA आया नहीं या नहीं आया, है ना, और हमारे लिए जनरेट किसने करा। तो देखो गाइस, यहाँ पे टाइप 4 LSA दिखाई दे रहा है। दिस इज टाइप 4 LSA जो मैंने हाईलाइट कर रखा है अभी। जब तक ये नहीं होगा टाइप 5 LSA राउटिंग टेबल में। क्लियर है सर? अब क्वेश्चन, सर इतना समझ में आ गया तो फिर मैं आगे चलूं। क्लियर है या कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चन किसी का? बिल्कुल आराम से पूछ लो जल्दी से, वरना फिर चीजें कॉम्प्लिकेटेड तू मत पूछियो ना। अच्छा चल पूछ, बता क्या कह रहा। हाँ हाँ बता बता। ठीक है चलो। सर जी इतना क्लियर हुआ सबको? पक्का आगे चलें? देखो इतना समझ में आया तभी आगे बढ़ाऊं, वरना यही कोर्स खत्म कर दूंगा। ठीक है चलो आगे। अब देखो गाइज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे आपने मैट्रिक नहीं दी। जब आपने देखो डू शो हिस्ट्री करके दिखाऊंगा ना आपको, तो आप यहां पे बहुत ध्यान से देखो। आपने जब EIGRP में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने क्या दी? मैट्रिक, करेक्ट। और जब आपने EIGRP को OSPF के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूट किया तो आपने सिर्फ क्या लिखा? आपने मैट्रिक क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्या EIGRP और OSPF की मैट्रिक सेम है? OSPF की क्या मैट्रिक है? कॉस्ट। और EIGRP की क्या है? कंपोजिट मैट्रिक है ना, कंपोजिट मैट्रिक होती है उसकी। तो क्या दोनों मैट्रिक सेम है? नहीं। तो आपने यहां पे मैट्रिक क्यों नहीं लिखी? क्योंकि OSPF आपके लिए बाय डिफॉल्ट एक मैट्रिक कैलकुलेट करके रखती है जिसे हम बोलते हैं सीड मैट्रिक। क्या बोलते हैं उसे? सीड मैट्रिक या इनिशियल मैट्रिक। जो कि 20 होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये OSPF आपके लिए बाय डिफॉल्ट करके रखता है कि आपकी एक मैट्रिक है, सीड मैट्रिक है, कोई भी OSPF में रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे मैट्रिक देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैट्रिक देना अपराध है, कि मैट्रिक दे दोगे तो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आप दे सकते हो,
लेकिन OSPF आपके लिए बाय डिफॉल्ट एक सीड मैट्रिक ऑटोमेटिकली तैयार करके रखता है। ठीक है सर, क्लियर है बिल्कुल, वेरी गुड। लिंक कोई भी हो बाय डिफॉल्ट है। देखो जो मैं कह रहा हूं 20, आप कह सकते हो कि सर आप झूठ बोल रहे हो, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए 80 वालों के लिए ये स्लैश के बाद देखिए क्या लिखा है ना। और देखो यहां पे यार ये है OE2 राउट, ये क्या बोला है OE2, देखो है क्या है, देखो किस तरीके से इसको समझते हैं। दो चीजें होती हैं, बल्कि दो क्या चार चीजें होती हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, OSPF की जान है ये चीज समझ ली, OSPF समझ में आ जाएगा वरना नहीं आएगा। देखो OSPF में दो चीज होती हैं, एक तो E OE और एक होता है ON, है ना, OIA और एक O, है ना। O का मतलब क्या है, ये अबे O नहीं है, O है ये, ठीक है। O का मतलब क्या होता है, मेरे अपने एरिया के राउट, जो मैंने कहां से बनाए, राउटर LSA से निकाल के। जितने बंदों ने मुझे राउटर LSA दिए उनके राउट सारे निकाले, किस में डाल दिए, राउटिंग टेबल में। कैसे डालूंगा, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए एज एन O राउट। तो O इज प्रेफर्ड ओवर OIA, याद करो मैंने बताया था, है ना। OIA क्या होता है, दूसरे एरिया के हैं, हाँ एक्सटर्नल एरिया राउट, राइट। उन्हें एक्सटर्नल एरिया मत बोल, इंटर एरिया राउट बोल देना, इंटर एरिया राउट मतलब दूसरे एरिया से आने वाले राउट्स। OE होता है आपका एक्सटर्नल प्रोटोकॉल से आने वाले राउट, डिफरेंट प्रोटोकॉल से, OSPF से अलग प्रोटोकॉल से आने वाले राउट्स। N आता है आपका NSSA में, ये कुछ प्रकार के एरिया होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ अपग्रेडेशंस हैं इनमें। पहले की जो लिस्ट होती थी वो कुछ इस तरीके से चलती थी, O, OIA, OE1, OE2, ON1 और ON2, ये पहली पुरानी लिस्ट थी, इसमें अपग्रेडेशंस हुए हैं। OIA को तो नहीं छेड़ा गया है, ये प्रेफरेंस ऐसी होती थी ऊपर चलती हुई, O सबसे ज्यादा प्रेफर्ड होता था, OIA फिर प्रेफर्ड होता था, फिर OE1 प्रेफर होता था, फिर OE2 प्रेफर होता था, फिर ON1 प्रेफर होता था, फिर ON2 प्रेफर होता था। इस तरीके से प्रेफरेंस थी। थोड़ी सी चेंजेस आए हैं OSPF के प्रेफरेंस क्राइटेरिया में। ठीक है, अब क्या हो गया है, ON1, OE2, ON2 अब इस तरीके से हो गया है। ठीक है सर, अब इस तरीके से है। कोई और भी मुझे बता रहा था लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि N1 इज ऑल्सो प्रेफर्ड ओवर OE1, मैंने कहीं नहीं पढ़ा ये, अभी देख लेंगे इसको, हाथों हाथ देख लेंगे, ठीक है ना। मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, राउट को देखेंगे। ठीक है सर, समझ आया, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, फिलहाल तो बस बता रहा हूँ कि इस तरीके से चेंजेस हुए। क्लियर है, ये कहीं अभी मैंने वेरीफाई नहीं करा, इसको अब देख लेंगे, CCI भी तो पढ़ना तुम, उसमें देख लेना कुछ, ठीक है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें ये एग्जैक्टली लाइक दिस है। ठीक है बाजी, तो अब ये अगर कोई आपसे पूछे कि N1 प्रेफर होता है OE2 से, तो मुंह फाड़ के बता देना, वैसे तुम्हें कुछ याद तो रहना नहीं है। ठीक है सर, चलो, और जिसकी मत मारी गई होगी वही पूछेगा तुमसे। चलो सर जी, अब हम आगे चलते हैं अपने कार्यक्रम में। किया और हमने जैसे ही रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, एक राउट ऑटोमेटिकली बन गया OE2। क्या हमने कोई OE1 या OE2 के बारे में बात करी?
तो फिर ये कैसे बन गया, हमें तो नहीं पता। अब जब तक हमें पता नहीं होगा हमें समझ भी नहीं आएगा। तो अब हम पहले उसको समझते हैं कि OE1 और OE2 होते क्या हैं। देखो, दो तरीके की मैट्रिक टाइप होती है OSPF में। क्या? दो तरीके की मैट्रिक टाइप होती है OSPF के अंदर जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो। एक होती है मैट्रिक टाइप 1 और एक होती है मैट्रिक टाइप 2। मैट्रिक टाइप 1 की प्रेफरेंस हाई होती है मैट्रिक टाइप 2 से। ठीक है, मैट्रिक टाइप 1 की प्रेफरेंस क्या होती है, हाई होती है, किससे, मैट्रिक टाइप 2 से। करेक्ट। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब समझो थोड़ा सा। जब आप मैट्रिक टाइप 2 को बहुत ध्यान से देखते हो तो ये देखो यहां पे ये कुछ चीज लिख के दिखाई थी जब मैंने इसका डेटाबेस खोला था, आपने पढ़ा नहीं उसको ध्यान से। ये देखो, ये कॉस्ट जब अपनी कैलकुलेट करता है ना तो ये अपनी कॉस्ट को कहता है कि मैट्रिक टाइप 2 में मैं कभी भी लिंक स्टेट पाथ की कॉस्ट ऐड नहीं करूंगा। मतलब देखो, यहां से यहां तक आने के लिए OSPF में कुछ कॉस्ट तो लगी होगी, है ना, कॉस्ट तो कुछ ना कुछ तो लगी होगी। मतलब मान लो 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, राइट, कि अगर आप 3 से चल रहे हो और आप 7 पे आ रहे हो तो आपने कुछ ट्रैवल तो किया होगा ना, सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, है ना। लेकिन ये कह रहा है यहां पे कि मैट्रिक कितनी है, 20। तो याद रखना, अगर आप बाय डिफॉल्ट OE2 हो तो आप कोई भी एड अप ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लिंक दैट यू ट्रांजिट आप ऐड नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को लार्जर कॉस्ट मानते हो देन द रेस्ट ऑफ द लिंक्स। ठीक है, अब आप बात करोगे इसकी कि सर यहां पे ये ऐड क्यों नहीं करता, तो ये इसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि मेरे पास एक मैट्रिक है 20 एंड आई विल कीप दैट 20 एज इट इज, राइट। मैं किसी भी ट्रांजिट, जब मैं कोई ट्रांजिट करूंगा, ट्रांजिट मतलब मैं R3 से चल के R7 तक आ रहा हूं, तो मैंने 4 को ट्रांजिट मतलब क्रॉस करा होगा, मैंने 5-6 को क्रॉस करा होगा, मैं उसकी कॉस्ट ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैं पहले ही अपनी कॉस्ट हायर लेके चल रहा हूं उनसे, लार्जर देन लिंक स्टेट पाथ। मेरी कॉस्ट उनसे पहले ही हायर है तो मैं उनकी कॉस्ट एड अप नहीं करूंगा। यही डिफरेंस आ जाता है OE1 में। जब आप OE1 को लेके आते हो तो OE1 क्या करता है, ऐड करता है कॉस्ट को सारे लिंक स्टेट पाथ की। सर इसका क्या मतलब हुआ, सर क्यों नहीं कर रहा है, वो हायर है तो उससे क्या होगा, सर हायर है तो उससे वो इसकी प्रॉपर्टी है, सर इससे क्या अचीव होता है इसमें, बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए गाइस, मैंने आपको बताया कि आप कभी भी लिंक स्टेट पाथ की कॉस्ट ऐड अप नहीं कर रहे हो, करेक्ट। लिंक स्टेट पाथ की कॉस्ट ऐड अप नहीं कर रहे हो। अभी अगर मैं आपको कहूं कि अगर मैं ये टोपोलॉजी एग्जैक्टली रेप्लिकेट करके ये राउट यहां से भी लेके आ जाऊं OE2 से ही, करेक्ट, तो देखो मेरे पास R3 से भी वही राउट आ रहे होंगे और R7 से भी यही राउट आ रहे होंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, कॉस्ट, दोनों की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 20-20। मैं OE2 से लेके आऊंगा वहां पे, तो R8 को R6 को इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पे जाओ। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कैसे करता था कोई भी डिवाइस, सबसे पहले क्या देखता था, सबनेट मास्क, ठीक है, उसके बाद क्या आता था, AD वैल्यू, और उसके बाद क्या आता था, मैट्रिक, करेक्ट। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप लिंक स्टेट कॉस्ट को ऐड नहीं कर रहे हो, तो मैट्रिक कितनी हो गई, सेम 20, है ना, और AD वैल्यू कितनी हो गई, 110, सबनेट मास्क क्या हो गया, सेम। तो गाइस इसको R6 को इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करता। क्यों? अब बड़ा सवाल यह है कि ये क्यों नहीं करता, उससे पहले अटेंडेंस दे दो, बाद में बात करेंगे। देखो, अब देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे अगर मैं इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करके यहां से लेके आ रहा हूं, करेक्ट, और यहां से इसको भी लेके आ रहा हूं, तो मैं एज एन टाइप OE2 लेके आ रहा हूं। OE2 की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम कॉस्ट ऑफ द पाथ को ऐड नहीं करते, ठीक है ना। हमें कॉस्ट पहले ही मैट्रिक के हिसाब से दे दी गई है। हमारी एक प्रॉपर्टी है क्या, कि हम मैट्रिक में जहां से भी गुजरेंगे अपनी मैट्रिक में उसको ऐड नहीं करेंगे, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, करेक्ट। तो यहां पे जब मैं यहां से यहां घूम के आ रहा हूं तो इसके पास कितनी मैट्रिक से आया, 20 से, और यहां से भी किससे आया, 20 से। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है।
अब किताब में क्या नहीं लिखा हुआ वो भी सुन लो। क्या आपके अकॉर्डिंग इसमें इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका R6 क्या करता है, R6 देखता है कि मेरी टोपोलॉजी में कितने ASBR हैं। 2 ASBR हैं। कौन कौन है? R7 ASBR हो जाएगा और R3 हो जाएगा। तो वो देखता है कि OE2 राउट आ रहे हैं मेरे पास, इनकी मैट्रिक सेम है, लेकिन नियरेस्ट ASBR कौन सा है? R7। और ट्रैफिक सारा किससे निकाल देगा? नियरेस्ट ASBR से। तो OE2 भले ही आपकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हो, लेकिन बैकएंड पे आपके सारे डिवाइसेस अपनी कॉस्ट कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस टू द ASBR कर रहे होते हैं। तो भले ही वो ओ टाइप OE2 में आपको कॉस्ट नहीं दिखा रहा है एट द फ्रंट एंड, राइट, बट एट द बैक एंड वो वहां पे कैलकुलेट कर लेता है कि मेरा नियरेस्ट ASBR कौन सा है। सर जी क्लियर हुई ये बात? मगर आप फ्रंट पे नहीं देखोगे ये राउट जी। देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको इसको खोल के समझा देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये ये 3 IP एड्रेसेस हैं, ये गूगल की IP एड्रेसेस हैं और ये मेरी दोनों ISPs हैं, करेक्ट है। अब ये मेरा एज डिवाइस हो गया टोपोलॉजी का, ये एक मेरा एज डिवाइस हो गया, बाकी मेरी ऑफिस हो गए अंदर के, है ना, डिवाइसेस हो गए। अब मैं कौन से को प्रेफर कराऊं यहां से? तो R1 किसको प्रेफर करेगा? R3 को। और R9 किसको, R6 किसको प्रेफर करेगा? R7। तो इस तरीके से जो भी जहां से नियरेस्ट ASBR होगा वो ट्रैफिक उसी की तरफ भेजेगा। 4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा। 4 क्या करेगा? 4 करेगा क्या? इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, क्योंकि उससे दोनों ASBR सेम डिस्टेंस पे हैं। कॉस्ट देख, अभी मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं देखो R7 पे मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कर देता हूँ। राउटर OSPF1 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP AS नंबर 10 ले रखा है, यहाँ पे मैंने सबनेट दे दिया। राउटर EIGRP AS नंबर 10 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF1 मैट्रिक 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भी ASBR और कौन सा वाला बंदा ASBR? R3 भी ASBR। अब अगर मैं देखो R6 पे जाऊं तो मुझे 2 ASBR दिखने चाहिए, करेक्ट। अब मैं जाऊंगा R6 के ऊपर, अब मुझे देखना है कि कौन कौन मेरा ASBR है। तो मैं टाइप करूंगा do show IP OSPF बॉर्डर राउटर। देखो बॉर्डर राउटर पे 2 ASBR दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं? बड़ा करूं थोड़ा सा? अबे यार क्या है, देखें यहां पे 2 ASBR दिखाई दे रहे हैं आपको, R3 एंड R7। अब देखो ब्रैकेट में देखो उनकी कॉस्ट लिखी हुई है। R3 तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 320। और 7 तक जाने की कॉस्ट कितनी है? तो देखो फ्रंट एंड पे वो दिखा रहा है 20, करेक्ट और नॉट, लेकिन बैक एंड पे क्या दिखा रहा है? कॉस्ट दिखा रहा है ना ये ASBR की। अब मैं तुम्हें फ्रंट एंड भी दिखा देता हूं। डू शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल 80.1.0. इसको मारेंगे एंटर, तो देखो दो तरफ से आ रहा है और दोनों की मैट्रिक देखो कितनी दिखा रहा है ये। देखो पहले वाले से मैट्रिक कितनी दिखा रहा है? 20, और नीचे से कितनी दिखा रहा है? 20। क्लियर है? तो हम टाइप 2 में कभी भी कॉस्ट ऑफ द लिंक्स एड अप नहीं करते, ठीक है? हाँ जी, लेकिन बैकएंड पे हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब ये कैसे पता लगेगा ट्रैफिक कहां से जा रहा है? ट्रेस राउट कर लेते हैं। 80.1.1.1 सर जी कहां से गया? 67 और 97। 67 और 97 कहां पे है? 67 ये रहा और 97 ये रहा। तो जब मैंने सेम IP एड्रेस को ट्रेस मारा तो कहां से गया? 97 से। अब मैं R1 पे जाता हूं और R1 पे जाके जब मैं ट्रेस राउट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 80.1.1.1 ये जाएगा देखो 13 और 38 से, करेक्ट और नॉट?
सो हर कोई अपना नियरेस्ट ASBR पकड़ ले रहा है क्योंकि दोनों तरफ से आपकी मैट्रिक टाइप क्या आ रही है, सेम। अब यहां पे खेल करते हैं। देखो अब खेल कैसे होता है कि कहीं से भी अगर आप इस तरीके से टोपोलॉजी करोगे तो कहीं से भी सेम मैट्रिक नहीं लोगे, हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी होगा, दोनों एक्टिवेट कभी नहीं होते हैं। करेक्ट, दोनों एक्टिवेट कभी नहीं होते हैं। तो देखो मान लो R8 मेरी एक ISP है, R9 मेरी एक ISP है, मेरी जो प्राइमरी ISP है वो कौन सी है, R8। कौन सी है, R8। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी 80.1.1.0 पे जा रहा है वो हमेशा एग्जिट पॉइंट किसको चूज करे, R3 को। समझ आया, चाहे वो भले ही कौन हो, R6। अब देखो इसको कैसे करेंगे, R6 पे बॉर्डर आउटर का कमांड चलाएंगे। किस पे, R6 पे जल्दी देख जल्दी देख। सर ये जो 64 या 320 कैलकुलेट किया है जी सर, वो कैसे किया है? कैसे किया है, देख यहाँ से अगर मैं यहाँ जाना चाहता हूँ तो कॉस्ट कितनी जाएगी, कॉस्ट वो अपना लोकल कॉस्ट है। ठीक है। अब R3 पे आ जाता हूँ, अब R3 पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे राउटर OSPF 1, जब मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जहाँ पे मैंने ये लिखा था मैं इसको मैट्रिक टाइप क्या कर दूंगा, मैंने क्या कर दी, इसकी मैट्रिक टाइप चेंज कर दी, मैट्रिक टाइप क्या हो गई 1। अब इधर से मैट्रिक टाइप 1 है और उधर से मैट्रिक टाइप क्या आ रही है 2, तो E1 इज प्रेफर्ड ओवर E2। देखो वो लिस्ट होगी अगर मैंने रखी होगी तो चली गई, OE1 इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर OE2, कॉस्ट कोई मैटर नहीं करेगी यहाँ पे। तो अब देखो अगर मैं R6 पे जाता हूं तो पहले ट्रेस राउट कहां से जा रहा था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, R6 पे चलते हैं। तो पहले देखो ट्रेस राउट कहां से गया था, 80.1 का 67 और 97 से। अब अगर मैं इसको दोबारा ट्रेस राउट मारूंगा यहां से तो देखना कहां से जा रहा है, सारा ट्रैवल कर गया या नहीं कर गया है, ये इसने क्यों करा, मैट्रिक टाइप 1 इज प्रेफर्ड ओवर मैट्रिक टाइप 2। अब देखो यहां पे ये इसने इसलिए किया क्योंकि आपका जो OE1 होता है वो सारे इंटरफेस की कॉस्ट को एडअप करके आपको एग्जैक्ट कॉस्ट बताता है राउटिंग टेबल में। जी अब देखो डू शो आईपी राउट करता हूं, देखिए यहाँ पे क्या आपको 340 दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता लग रहा है किसकी कॉस्ट कितनी है, करेक्ट और नॉट माय फ्रेंड। तो इसीलिए हम लोग E1 को प्रेफर कराते हैं, किससे, E2 से, क्योंकि E2 में आप राउटिंग टेबल देख के नहीं बता सकते हो कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है एग्जैक्ट, है जी। बाय डिफॉल्ट अगर किसी को रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता, ठीक है ना, और सिंगल ISP है, 2 ISP नहीं है, रिडिस्ट्रीब्यूशन कराना है ज़रूरी है ना, तो जिस अपना सिंपल OE2 रख लो, प्रेफर नहीं होगा फिर वो मैट्रिक होती है, सीड मैट्रिक, बस वो एक्चुअल कॉस्ट नहीं होती। वो एक्चुअल कॉस्ट हमेशा बैक एंड पे कैलकुलेट करके रखता है, फ्रंट एंड पे कुछ नहीं दिखाता, ये हमेशा आपको एग्जैक्ट कॉस्ट दिखाएगा। सर वैसे भी कॉस्ट कम होती है बैकएंड पे भी, तो वो पूरा प्रेफर करता है, इसी बंदा करता है। बस इसको दिखाने के लिए अगर राउटिंग टेबल में दिखा लो तो उन्होंने OE1 दे दिया। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि राउटिंग टेबल में होना चाहिए, तो अगर E1 की कॉस्ट जाए ज़्यादा भी तो भी उसी को E1 को ही प्रेफर होगा क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्ट मैट्रिक पता चलती है। ठीक है सर जी, क्लियर है, ऊपर को तो नहीं गई, आ गई ना। अब देखो गाइज यहां पे अगर मैं आपको करूं डू शो IP OSPF, अब अगर एक बात बताओ, जैसे यहां से मुझे आ रहा है OE1 करेक्ट, और यहां से R7 से क्या आ रहा है OE2, अगर मैं यहां से भी लेके आ जाऊंगा तो R4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा या नहीं करेगा, बताओ। अगर मैं दोनों तरफ से OE1 ले आऊं तो क्या R4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करेगा या नहीं करेगा, करेगा। चलो R7 पे चलते हैं, R7 पे कमांड दी थी अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन की, सबनेट के बाद मैट्रिक डैश टाइप क्या 1,
करेक्ट, मैट्रिक टाइप क्या कर दी 1। अब देखो दोनों तरफ से मैट्रिक टाइप 1 है, R4 करेगा इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, है ना। देखते हैं राउटिंग टेबल के अंदर जाके कर रहा है, देखो सर फिर इसमें वही चीज होगी कि अगर R2 से देखेंगे तो फिर जल्दी जाएगा जी, वही है, जहां से भी जिसको भी क्लोजेस्ट पड़ेगा उसी क्लोजेस्ट से निकले। वही होगा। जी जी जी। अब आप देखो क्या कर सकते हो, अगर मैं R3 पे जाऊं तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, कैसे। मैं यहां पे मैट्रिक को 20 की बजाय क्या लिख सकता हूं, जो मैट्रिक सीड मैट्रिक आ रही थी, इनिशियल मैट्रिक, वो कितनी थी 20, मैंने कितनी कर दी 30, उधर से कितनी आ रही होगी 20, तो कौन प्रेफर होगा, समझ आया। तो अगर आपकी मैट्रिक इस तरीके से उधर से कम और इधर से ज्यादा करके भी आप राउट मैनिपुलेट करा सकते हो, चाहे वो दोनों तरफ से OE1 ही आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो वहां पे वापस चलते हैं, कहां पे R7 के ऊपर। अब दोबारा से देखो R4 पे चलूं तो तुम्हारी इक्वल कॉस्ट दिखाऊं R4 पे चेंज हो गई होगी, या मान जाओगे बात। ठीक है सर जी, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग खत्म, जहां से कम आ रही थी वहां से प्रेफर हो गई या नहीं हो गई, है ना। अब मैं क्या करूंगा, R7 पे जाऊंगा और वहां से भी मैट्रिक टाइप क्या कर दूंगा, थोड़ा सा तेज राउटिंग प्रोटोकॉल है। देखो पहले 212 आ रही थी क्योंकि उसने 20 लगा रखी थी, ऐड कर रखी थी। अब कितनी आ रही है 222, क्यों, क्योंकि मैंने 30 ऐड कर दिया इस बार। हाँ और क्या, सीड मैट्रिक ऐड हो रही है जब, तो इसमें 222 हो गया उसकी कैलकुलेशन नहीं थी, हैं। दिख तो नहीं थी। अब वो ऐड करते हुए थोड़ी दिखाएगा तुझे। मतलब इसमें जो कॉस्ट है उसमें एक सीड मैट्रिक्स ऐड है वो सेपरेट। अब देख ना, पहले 112 आ तो रही थी, देखो पहले क्या आ रही थी 212, है ना। अब मैं तुम 20 थी ना, अब मैं 30 करी तो 10 बढ़नी चाहिए, तो वो एग्जैक्टली 10 ही तो बढ़ गया ही है, देखो। ठीक है, तो सीड मैट्रिक हमेशा इंक्लूडेड होती है E1 में भी। अब हम देख नहीं सकते हो। अबे देख क्या, वो तो समझ लो यार, है ना, तो समझने के ऊपर बात है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर आपसे कोई कहे कि अब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तोड़ के दिखाओ, तो कैसे करोगे। सारे ऑप्शन तो यूटिलाइज हो गए। हाँ जी सर, टास्क समझो, टास्क ये है कि R4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा है ना। आपको इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हटानी है, क्या करनी है आपको, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या करनी है, हटानी है। कैसे घटाओगे, एक कंसेप्ट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना। एक कंसेप्ट होता है फॉरवर्डर एड्रेस का। ये क्या होता है, ओरिजिनली आपका राउटर जो है R3 अपने आप को एज अ प्रेजेंटर ऑफ द राउट घोषित कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, कि भाई मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं तो ये राउट कहां से आ रहा है, मैं ही ओरिजिनेट कर रहा हूं, करेक्ट। बट क्या वो ओरिजिनेटर है, नहीं है ना। ओरिजिनल ओरिजिनेटर कौन है, R8। क्या R8 का कोई भी नामो निशान है, नहीं, क्योंकि उस पर EIGRP चल रहा है, उस पर तो OSPF है ही नहीं, है ना। अब देखो लेकिन OSPF आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आपको पता है फॉरवर्डर एड्रेस लगाना है तो आप लगा सकते हो, और जैसे ही आप फॉरवर्डर एड्रेस लगाओगे किसी भी प्रीफिक्स में रिडिस्ट्रीब्यूशन के साथ, तो वो ऐड ऑफ द फॉरवर्डर एड्रेस भी इंक्लूड करेगा। रिपीट कर रहा हूं बात को बहुत ध्यान से समझना, वो कॉस्ट ऑफ द फॉरवर्डर एड्रेस भी इंक्लूड करेगा। अब कॉस्ट ऑफ द फॉरवर्डर एड्रेस का क्या मतलब है, देखो R8 की कॉस्ट कितनी होगी, वो 10। अब ऐड कैसे करते हैं, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है ऐड करने की।
R3 पे जाते हैं, सबसे पहले देते हैं डू शो IP OSPF डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर एक्सटर्नल, देखो दो तरीके से आ रहे होंगे, अब 3 से भी आ रहे हैं और 7 से भी आ रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों मैट्रिक टाइप सेम है और आप OSPF चला रहे हो तो दोनों तरफ से आपको आ रहे हैं। डेटाबेस एक्सटर्नल 80.1.1.0, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे फॉरवर्डर एड्रेस का कंसेप्ट है या नहीं है ना, यहाँ पे भी है। तो इसकी एक ट्रिक होती है ऐड करने की फॉरवर्डर एड्रेस। क्या होती है, आप OSPF में जाओ, राउटर OSPF या इस इंटरफेस के अंदर जाओ F0/0 के, और इस पे OSPF अनेबल कर दो। जैसे ही ये इंटरफेस OSPF के अंदर आया, भले कोई नेबर रिलेशनशिप है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। जैसे ही ये किसके अंदर आया, OSPF के अंदर आया, ये इंटरफेस जिस पे EIGRP चल रहा था, ऑटोमेटिकली आपका EIGRP जो OSPF जो टाइप 5 LSA ऐड कर रहा था ना, उसमें इसका फॉरवर्डर एड्रेस लगा देगा। समझ आया? देखो अब किसका लगाता है, दिखा देता हूँ। लगा दिया, ये रहा, लगा दिया सर, है ना। और किसका लगाया, R8 का, है ना। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 और ऐड होगी फिर, है ना। और जैसे ही 10 और ऐड हो गई तो क्या R4 इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर पाएगा? समझ आया? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट पहले दिखा दूं, है ना। देखो ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करना था, टास्क ये था कि ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग ना कर पाए, राइट। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप किसी भी इंटरफेस को एज अ फॉरवर्डर एड्रेस लगवा सकते हो। वो लगवाएंगे कैसे कि हमने OSPF का जो F0/0 इंटरफेस है जहाँ पे ये EIGRP चल रहा था, सिर्फ उसमें OSPF को एनेबल कर दिया एक इंटरफेस के ऊपर, है ना। और जैसे ही वो इंटरफेस पे एनेबल हुआ तो जो भी आप टाइप 5 LSA रीजनरेट करोगे उसमें फॉरवर्डर एड्रेस लग के आएगा और वो कॉस्ट टू रीच दैट इंटरफेस ऐड करेगा OSPF के अंदर, करेक्ट। और जैसे ही वो ऐड करेगा तो आपकी कॉस्ट 10 और ज़्यादा हो जाएगी। एट R4 जो है वो अपनी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को ड्रॉप कर देगा। अब मैं R4 को आपको दिखा देता हूँ कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आपकी ड्रॉप हो गई। देखो है, कोई दिक्कत नहीं है, वो रीचेबल तो है ही ना मेरे से R3 से, बस डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है ना, और ये EIGRP तेरा चल ही रहा है तो रिप्लाई भी आ सकता है वहाँ से, रीडिस्ट्रीब्यूशन तुमने कर ही रखा है। बस मैंने फॉरवर्डर एड्रेस को लगाने के लिए कि इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आप ब्रेक कर सकते हो, इसको दिखाने के लिए मैंने आपको फॉरवर्डर एड्रेस लगा दिया। इसका इस्तेमाल होता है NSSA में, फॉरवर्डर एड्रेस का, वहाँ यूज़ कर लेंगे इसे। यहाँ तो मैंने आपको ट्रिक दिखाई कि आप कॉस्ट को इंक्लूड करा सकते हो फॉरवर्डर एड्रेस लगवा के किसी के अंदर, करेक्ट है। फॉरवर्डर एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ से राउट ओरिजिनली ओरिजिनेट होते हैं। राउट जो है वो क्या ओरिजिनली ओरिजिनेट होते हैं, करेक्ट है, क्लियर है। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, जल्दी वापस आओ फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब हम OE1 और OE2 लेके जा रहे थे तो कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, 2 ऑप्शंस और है मेरे पास। कौन कौन से, एक ऑप्शन तो है मेरे पास राउट मैप का, कौन सा, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास टैग का। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, टैग का ऑप्शन है मेरे पास। टैग का मतलब क्या होता है, याद करो EIGRP में लगाया था टैग, है ना, रहने दो। देखो टैग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे कोई राउट मैप की जरूरत नहीं होती टैग लगाने के लिए। यहाँ पे इतनी बड़ी हमने कमांड लगा रखी है, इसी के आगे टैग लगा के 100 लगा दो एज फॉर आइडेंटिफिकेशन, है ना। तो जब यहाँ से राउट रीडिस्ट्रीब्यूट होके कहाँ जाएंगे, उस तरफ, तो वो टैग लेके जाएंगे, तो वो बंदा टैग से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये टैग 100 से आ रहे हैं मेरे पास, तो आप कहाँ से आ रहे होंगे, R3 से आ रहे हैं। और राउट मैप के लिए आप एक काम कर सकते हो, राउट मैप आपको पता है किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 राउट्स हैं, इनमें से सिर्फ पहले 2 रिडिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, बाकी रिडिस्ट्रीब्यूट ना हो, है ना। देखो हम क्या चूज कर सकते हैं यहाँ पे OSPF में कि ये बंदा रिडिस्ट्रीब्यूट हो टॉप वाला,
ये बंदा रिडिस्ट्रीब्यूट हो, करेक्ट, बट ये वाला रिडिस्ट्रीब्यूट ना हो, उसके लिए क्या लगाते हैं, राउट मैप लगा सकते हो। किस तरीके से, देखो सबसे पहले R3 के पास जाओ, R3 के अंदर एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाएंगे, IP प्रीफिक्स लिस्ट है ना, कोई भी नाम दे दो, ABC परमिट 80.1.1.0/24 और 80.0.0/24, करेक्ट। एक राउट मैप बनाओ, राउट मैप का नाम दे दो रीडिस्ट्रीब्यूट, परमिट लिखो 10 के लिए, मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट ABC और एंटर। बाकी सारे इम्प्लिसिटली डिनाई, बाकी सारे इम्प्लिसिटली डिनाई हो गए। अब जब बाकी सारे इम्प्लिसिटली डिनाई हो गए, आप उठा के सीरी डिस्ट्रीब्यूशन में राउट मैप को कॉल कर दो। कैसे, आप जाओ अपने राउटर OSPF के अंदर, जहाँ पे आपने टैग लगा रखा है 100 का, यहाँ लिखो राउट डैश मैप, राउट मैप का नाम क्या दोगे, और बस एंटर मारना है और कुछ नहीं करना। सर जी। प्रूफिंग है, हाँ बताइए। ये मतलब बेटर कौन सा होता है, इसमें वो भी लगा सकते हैं, एक्सेस लिस्ट भी लगती है, कुछ भी लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं। तो बेटर का मतलब कोई प्रीफिक्स लिस्ट आसान से लगा लेते हो और तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं है ना, नहीं। एक्सेस लिस्ट सही लगती है। एक्सेस लिस्ट लगा लो आप, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस लिस्ट इज बेटर। जिसे ये तो प्रेफरेंस है, आपको एक्सेस लिस्ट अच्छी लगती है आप मतलब एक्सेस, इससे कोई उसमें difference उससे कोई डिफरेंस नहीं। बनते नहीं है। हाँ ठीक है गाइस, तो जब हम यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो हमने यहाँ पे एक राउट मैप लगाया, राउट मैप का नाम दिया रीडिस, और उसमें इस प्रीफिक्स लिस्ट को कॉल किया जिसमें 2 ही बंदे थे, बाकी सारे इम्प्लिसिटली डिनाई। तो जब आप रिडिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे तो यही 2 बंदे रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, बाकी रिडिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है सर, कोई दिक्कत किसी को, पक्का। अब हम आगे चलते हैं, देखो सारे ऑप्शन हम लोगों ने देख लिए हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। राउटर OSPF 1, अगर मैं रिडिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाऊँ आपको, रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF 1 या सॉरी EIGRP AS नंबर 10 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मारूँ तो देखो ये सारे ऑप्शंस हो गए यहाँ पे। राउट मैप में और भी आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, जैसे सेट मैट्रिक कर दो, सेट टैग कर दो, इस तरह के ऑप्शन आपको पता ही है राउट मैप में क्या क्या आप सेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत किसी को, देखो सारे ऑप्शन हो गए नहीं हो गए रिडिस्ट्रीब्यूशन के OSPF के, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब गाइस थोड़ा सा सिनेरियो बेस्ड थिंक करते हैं, क्या सिनेरियो पे आ जाते हैं थोड़ा सा। उधर बहुत खिचपिच हो गई थी, यहाँ पे इसको साफ तरीके से लेके आते हैं। कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ इतने एरिया के अंदर, इतने एरिया के अंदर कंसंट्रेट करेंगे, इससे फालतू कंसंट्रेशन नहीं चाहिए। बाकी आपको पता है कहाँ पे क्या चल रहा है, करेक्ट। ये है एरिया नंबर 1। अभी आपको थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड थिंक करनी होगी कि मान लो यहां से आप 500 राउट्स लेके आ रहे हो, है ना, और ये गरीब क्या है, ब्रांच राउटर है। ब्रांच पे तुम 7200 तो लगाओगे नहीं, है ना भैया, ब्रांच में 7200 तो जाके रखेंगे नहीं, है ना। ब्रांच पे तो बेसिक सीरीज राउटर होते हैं, या तो 19 सीरीज का होगा या 18 सीरीज का होगा, उससे अलावा राउटर तो नहीं होता ब्रांच में, है ना। ऐसा तो नहीं है आप उठा के सब हैवी सीरीज का 3750 लेके जा रहे हो वहाँ लगाओगे, वहाँ तो बेसिक सीरीज के राउटर्स होते हैं। मान लो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ OSPF चल रहा है सबके पास राउट्स, करेक्ट है, कि जहाँ जहाँ OSPF है वहाँ वहाँ राउट है, करेक्ट है नहीं है। तो इसके पास भी राउट्स आ रहे होंगे, है ना। और मान लो अगर तुम्हारे पास ये मान लो एक ब्रांच का एरिया है, तो आप अंदर भी ले जा रहे होगे तो और भी डिवाइस हो सकते हैं जिनकी CPU यूटिलाइजेशन हाई जा सकती है, करेक्ट है। तो गाइस देखो यहाँ पे एक सिंपल सीधी सी बात है, जब आप किसी ब्रांच राउटर की बात करते हो, किसकी, ब्रांच राउटर की बात करते हो, वहां पे अगर मैं 500 LSA लेके आ जाऊं तो भट्टा बैठ जाएगा डिवाइस का, तो CPU यूटिलाइजेशन हाई जाएगी। जैसे CPU यूटिलाइजेशन हाई जाएगी, पाजी की नौकरी खत्म। अब नौकरी बचानी है, नौकरी बचाने के लिए OSPF आपको एक तरीका देता है, वो कहता है यार तुझे ज़रूरत क्या है LSA टाइप 5 की और टाइप 4 की, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पूरे एरिया के अंदर, क्यों पूरे एरिया के अंदर, क्यों, क्योंकि OSPF के LSA टाइप 5
हर जगह होते हैं इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि एक राउटर ने रिडिस्ट्रीब्यूट करा तो किसी पे गए किसी पे नहीं गए, वो इंडिविजुअली हर राउटर पे प्रेजेंट होते हैं LSA, है ना, और फिर उसी से तो तुम्हारा राउट निकल के आता है। तो वो यहां पे कंसेप्ट आता है स्टबी का। क्या? स्टबी, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई जा रही है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन फिल्टर LSA टाइप 5 एंड LSA टाइप यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्टबी। आप स्टबी लेके आ जाओ, जो आपके 500 राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे थे वो आप हटा सकते हो यहां से, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ही आप किसी भी राउटर के अंदर डिक्लेयर करोगे कि ये वाले एरिया के लिए मैं स्टबी, एरिया के लिए स्टबी होते हो, राउटर के लिए स्टबी नहीं होगे। एक राउटर पे 50 एरिया चल सकते हैं, तो डिपेंड करेगा आप कौन से एरिया के लिए स्टबी हो रहे हो। अब देखो राउटर 5 के पास ये भी तो एक एरिया है ना, इसके लिए स्टबी नहीं है, किसके लिए स्टबी होना जरूरी हो गया? इसके लिए। तो आप एक एरिया के लिए स्टबी होते हो, और जैसे कभी भी आप एक एरिया के लिए स्टबी होते हो, जिस एरिया से आप कनेक्ट होते हो, आप एक हेलो पैकेट यहां से निकालते हो, करेक्ट। हेलो पैकेट में आप स्टब फ्लैग लगा देते हो। क्या लगा देते हो? और वो स्टब फ्लैग जाता है बराबर वाले राउटर पे और बताता है मैं स्टबी। तो राउटर कहता है मैं तो स्टबी नहीं, तू स्टबी, तो ठीक है, नेबर रिलेशनशिप ब्रेक। तो एक एरिया में जितने भी राउटर होंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे? इकट्ठे स्टबी। कोई एक इंडिविजुअल राउटर स्टबी राउटर नहीं बन सकता। इसीलिए जब हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं स्टबी एरिया के हिसाब से। समझ आया कंसेप्ट? दोबारा बताऊं? देखो, जब मैं इस एरिया की, इस डिवाइस की सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इसमें बहुत सारे LSA हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, करेक्ट। जैसे आप फिल्टर करोगे आप कहोगे राउट चले जाएंगे, है ना। तो राउट जैसे जाएंगे तो सीपीयू यूटिलाइजेशन थोड़ी कम हो जाएगी, करेक्ट। उस राउट को हटा, देखो OSPF में आप राउट नहीं हटा सकते, आपको क्या हटाना पड़ेगा? LSA, क्योंकि राउट नहीं देते अपने नेबर्स को, क्या देते हैं? LSA देते हैं। तो LSA हटाने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट है, क्या? स्टबी एरिया। हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को एज अ स्टबी एरिया बना देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी इंडिविजुअल राउटर को स्टबी एरिया बनाओगे, है ना, कि एरिया 1 के लिए ये राउटर क्या है? स्टबी। तो वो क्या करेगा, अपना हेलो पैकेट रीजनरेट करेगा, उसमें स्टब फ्लैग लगाएगा और नेबर को देगा। जैसे ही वो नेबर रिसीव करेगा, अगर वो स्टबी नहीं है तो वो सामने वाले राउटर के साथ क्या ब्रेक कर देगा? नेबर रिलेशनशिप। तो इसीलिए आप जितने भी एरिया में स्टबी बनाओगे तो सारे एरिया में स्टबी राउटर्स बनाओगे। जितने भी एरिया होगा आपका, उसमें जितना भी राउटर होगा एक एरिया के अंदर, आप उन सारे राउटर्स को क्या बनाओगे? स्टबी एरिया राउटर। और एरिया डिफाइन करोगे कि ये एरिया 2 के लिए क्या है? स्टबी, या एरिया 1 के लिए क्या है? स्टबी है। अब होगा क्या, देखो, जैसे आप LSA टाइप 4 और LSA टाइप 5 फिल्टर करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी खत्म, है ना भाई। LSA हटा, LSA हटते ही राउट हटा। राउट हटने का मतलब क्या है? जब राउटिंग टेबल में राउट नहीं होगा तो कनेक्टिविटी खत्म। क्या आपका पर्पस कनेक्टिविटी खत्म करना था? आपका पर्पस क्या था? LSA फिल्टर करना। तो यहां रोल आ जाता है आपके ABR का, जो ये वाला भाई होता है। ये क्या करता है, वो कहता है कि ओके, इन अ स्टबी एरिया व्हाट इज नॉट अलाउड? LSA टाइप 5 और LSA टाइप 4। तो ये क्या करता है, एक टाइप 3 का डिफॉल्ट राउट बनाता है। क्या? किसका? टाइप, एक क्या बनाता है? डिफॉल्ट राउट। और उस टाइप 3 के डिफॉल्ट राउट को, रिपीट कर रहा हूं, उस टाइप 3 के डिफॉल्ट राउट को पूरे एरिया में पॉपुलेट करा देता है, मतलब सबको दे देता है, हाँ, स्टबी एरिया के अंदर। तो सब के पास एक एक डिफॉल्ट राउट आ गया। डिफॉल्ट राउट का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास राउट नहीं है तो किसको दो? ऊपर वाले को। और वो ऊपर वाले किसको देगा? R5 को। अब R5 एरिया 1 के लिए तो स्टबी था, क्या वो एरिया जो मेरा ब्लू वाला था, या मान लो इसको एरिया 2 बोल दूं, क्या वो एरिया 2 के लिए भी स्टबी है? नहीं। तो क्या एरिया 2 के सारे राउट्स R5 पे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो क्या वो मेरा कनेक्टिविटी करा सकता है या नहीं करा सकता?
तो इसीलिए जब आप कोई भी एरिया एज अ स्टबी एरिया बनाते हो तो आपकी कनेक्टिविटी लॉस नहीं होती है, आप सिर्फ एलएसए फिल्ट्रेशन कर रहे होते हो। टाइप 5 और टाइप 4 आप हटाते हो वहां से और उसकी जगह एक डिफॉल्ट राउट लेके आते हो वीआई और एबीआर। ये बाय डिफॉल्ट होता है। जी जी, बस आपको एरिया 2 स्टबी डिफाइन करना है वहाँ पे। एरिया 0 होना चाहिए। अगर एरिया 0 नहीं होगा और तुमने स्टबी डिक्लेयर कर दिया तो स्टबी एरिया स्टब नेटवर्क दोनों सिमिलर चीजें हैं? नहीं, अलग अलग। क्या एलएसए 4 और 5 को फिल्टर करा, ठीक है। उसके बाद बताएंगे कि जो कनेक्टिविटी है वो लॉस नहीं होगी, वो लॉस नहीं होगी। ठीक है। हमारा जो एबीआर होगा वो एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा जी, ये राउट किस में देगा वो? समरी एलएसए की तरह जाएगा। हाँ जी, स्टब नेटवर्क क्या होता है फिर? अगर स्टब नेटवर्क कुछ और चीज़ होती है, तो वो सेफ नहीं होती? होती है वो आप ईआईजीआरपी का रिलेट कर रहे हो। ओके। ओएसपीएफ में भी स्टब होता है, लेकिन ये स्टबी एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओएसपीएफ स्टब भी होता है लेकिन वो अभी नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हाँ भाई, एरिया 4 टू एरिया 5 एरिया राउटर 4 टू राउटर 5 चल रहा है एरिया 2, हाँ एरिया 2 चल रहा है, और राउटर 5 टू राउटर 6 चल रहा है एरिया 1। जो एरिया 1। हाँ तो हमने राउटर 5 के ऊपर एरिया 0 भी बनाया हुआ है, एरिया 0। एरिया 0 है हाँ R5 पे। ये मैंने वर्चुअल लिंक बनाया था, वर्चुअल लिंक बनाया था। वो स्टब एरिया बनाएगा, अदरवाइज नहीं 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 नहीं, वो एरिया 3 में एज अ अगर वो एबीआर नहीं होगा तो वो डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि एरिया 0 होना कंपल्सरी। हाँ एरिया 0 होना कंपल्सरी, अब क्योंकि वरना तुम कनेक्टिविटी लॉस कर जाओगे। हमारा पर्पस कनेक्टिविटी लॉस कराना नहीं था, सिर्फ एलएसए को फिल्टर करना था। सर मतलब एक तरीके से एपीआर इंक्लूडेड होना चाहिए ऑब्वियसली, जब हमें स्टबी एरिया बनाए। जी जी जी। और इसका लेके इसमें आपने कहा कौन सा एरिया 0 में किया? देखो मैंने वर्चुअलिंग बनाया था R2 से R5 के ऊपर, हाँ है ना। तो R5 इज एन एबीआर, वो डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा, करेक्ट। अब देखो कमांड देखो डायरेक्टली, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है बाजी? कोई क्वेश्चन पूछ लिया कर, वरना मैं पूछ लूँगा तेरे से किसी दिन। राउटर OSPF व्हाट 1, एरिया व्हाट 1, स्टब। देखो अब ये नेबर रिलेशनशिप ब्रेक करेगा R6 के साथ, कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करना है हर जगह। अब मैं किस में करूँगा, देखो R6 के ऊपर, ठीक है जी, कर दिया। और R7 पे जाएंगे तो R7 पे देखो ये कुछ चीज़ भी कहेगा, क्योंकि R7 क्या है, ASBR, वहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। तो अगर मैं ये कमांड यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा तो देखो ये मुझे क्या कह रहा है, मतलब अब मैं ASBR नहीं रहा, क्योंकि इसने इस राउटर को क्या डिक्लेयर कर दिया, स्टब। स्टब का मतलब क्या होगा कि मेरे पास LSA टाइप 4 और टाइप 5 नहीं होंगे, फिल्टर हो गया, है ना। अब मैं R6 पे जाऊंगा और R6 पे जाके देखूंगा डू शो IP OSPF डेटाबेस। तो देखो डेटाबेस के अंदर मुझे एक डिफॉल्ट राउट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 0 दिखाई दिया, है ना। और क्या नहीं दिखाई दिया, LSA टाइप 4 और LSA टाइप। लेकिन अगर मैं राउटर 5 के पास जाऊंगा तो उसके पास 2 डेटाबेस होंगे, बल्कि 3 डेटाबेस। एरिया 0 का डेटाबेस होगा, एरिया 2 का डेटाबेस होगा और एरिया 1 का। एरिया 1 में मुझे टाइप 4 और टाइप 5 LSA नहीं होंगे, बाकी एरिया के डेटाबेस में होंगे। अब देखो डू शो IP OSPF डेटाबेस, तो देखो ये एरिया 0 का डेटाबेस है, इसमें टाइप 5 LSA दिखाई दिया, 4 और 5 ये रहा। और चलते हैं अब नीचे, एरिया 2 का डेटाबेस है, ठीक है। ये एरिया 2 का है ना, एरिया 1 का तो है ही नहीं, मैंने एंटर मार दिया ना उसमें, पूरा डेटाबेस तो यहाँ दिखाई देगा। एरिया 0, एरिया 1, एरिया 1 में देखो डेटाबेस में, एरिया 1 में कोई LSA टाइप 5 है, ये एक बार एरिया 0 दिखाना। नहीं दिखा।
सर कोई एक कमांड है जी, एक ही command। डेटाबेस को हाँ। देखने की एक एरिया का तो कुछ कमांड नहीं एक एरिया की या डू शो RTOSPF डेटाबेस ऐसे ही है यार, ये तो इसमें तो नहीं, न्यू iOS में देख लेना 15 पॉइंटों में अगर कुछ होगी। क्या एरिया 0 की क्या डेटाबेस देख रहा था? ले देख इसे, ठीक है, वो DNA बिट सेट होके आ रही है क्योंकि वर्चुअल लिंक है ना वो। गाइस इतना क्लियर हुआ? लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी हो सकती है, क्या कि देखो LSA टाइप 5 और 4 तो फिल्टर हो गए। मान लो अब आपका कंपनी एक्सपैंड हुई, आपने डिफरेंट डिफरेंट एरिया को साथ जुड़ना शुरू कर दिया। आपने क्या करा, अभी तो आप यहां से 500 राउट लेके आ रहे थे रिडिस्ट्रीब्यूशन करके, अब आप अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कनेक्ट कर लेते हो, है ना। ये एरिया 2 है, यहां पे आप क्या चला रहे हो, एरिया 3, ये क्या है, एरिया 0, करेक्ट। मान लो आपने यहाँ पे एरिया 5 से कनेक्ट हो गए, इधर एरिया 6 से कनेक्ट हो गए, एरिया 7 से कनेक्ट हो गया, फिर एरिया 8 से। अब आपके 500 राउट जो है वो आने लगे एज एन LSA टाइप 3, वो भी दिक्कत हो सकती है ना, वो भी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस उसके लिए सिस्को कूद पड़ा अपना एक प्रोप्राइटरी लेके, टोटली। तो देखो सिंपल स्टब फिल्टर करता है किसको, LSA टाइप 4 और LSA टाइप 5। अगर आप टोटली स्टबी कर रहे हो तो वो एक्सटेंशन है स्टब का, जो आपका स्टबी एरिया होता है उसका एक्सटेंशन होता है टोटली स्टबी एरिया। उसमें वो क्या कहता है कि आप 4 और 5 तो फिल्टर कर ही रहे हो, इन एडिशन 3 भी फिल्टर कर दो। 3 जनरेट कौन करता है, ABR, है ना। तो अब हम सीधे सीधे कूदेंगे अपने ABR पे। ABR कौन है मेरा, R5। हम सीधे सीधे R5 पे जाते हैं, R5 को ओपन करते हैं और R5 को कहते हैं कि जो आपने स्टब बनाया था उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, स्टब नो समरी। जैसे ही आपने यहां पे लिखा स्टब नो समरी, इसने इस एरिया के लिए समरी LSA बनाने क्या कर दिए, बंद, और सिंगल एक डिफॉल्ट राउट रखा आपके लिए फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। क्या रखा, सिंगल एक डिफॉल्ट राउट फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अब देखो आप R6 पे वापस चलो, स्टब नो समरी, स्टब के आगे नो समरी कमांड लगी। R6 पे जैसे ही जाओगे तो देखो पहले इतना बड़ा डेटाबेस आ रहा था ना, करेक्ट, इतना बड़ा डेटाबेस था। अब यहां पे देखना डेटाबेस कितना सा रह गया, सिंगल एक डिफॉल्ट राउट रह गया या नहीं रह गया। अब देखो डिफॉल्ट राउट डू शो IP व्हाट राउट, देखो OIA आ गया, सारे राउट हटा दिए, और सारे राउट हटाने के बाद दिया क्या, सिर्फ आपको एक सिंगल डिफॉल्ट राउट। सिस्टम आप बाइफरकेट कैसे कर सकते हो, देख के क्या चलेगा कि कौन से चेयर जा रहे हैं, जी, पता कैसे चलेगा कि कौन से, मतलब एक मैं ये देख रहा हूँ 6 पे राउट आ रहे हैं, जी तो बाइफरकेट कैसे करें? देखो और राउट आ रहे हैं ना, बस अच्छा वो ठीक है, वो स्पीड के अपने एरिया के आ रहे हैं बस। हाँ O स्टार IA कैंडिडेट डिफॉल्ट राउट होता है, एक स्टार को बोलते हैं कैंडिडेट डिफॉल्ट, मतलब ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होके मिला है कहीं से, ठीक है। और देख कौन रहा है, ABR, करेक्ट। मैंने कहीं पढ़ा है कि ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, कभी जूनिपर वाले पे चलाया नहीं है। आप लोग को कहीं अगर मौका मिले तो चला के देख लेना स्टब नो समरी, अगर चलती होगी तो ओपन स्टैंडर्ड है, नहीं तो फिर सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सिस्को प्रोप्राइटरी है। ऑलराइट, इसके बाद इंपॉर्टेंट बात इसमें सबसे क्या है, जब कोई एरिया अपने आप को एज एन स्टबी एरिया डिक्लेयर करता है, क्या आप उसमें रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, क्यों, क्योंकि देखो याद करो मेरे पास R7 था, यहाँ पे R7 पे जब मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टब कमांड चला रखी थी, पहले ही देखो याद करो मैंने रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड चला रखी थी, हटाई मैंने, नहीं हटाई, मैंने उसको क्या डिक्लेयर करा, स्टब, और जैसे मैंने स्टब डिक्लेयर करा उसको वो क्या हो गया,
उसने अपने ESBR की प्रॉपर्टी छोड़ दी। तो ऐसे ही अगर कोई दूसरा बंदा किसी स्टब राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड चलाएगा तो क्या वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा वहां पे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप स्टब एरिया हो, आप टाइप 5 और टाइप 4 LSA जनरेट ही नहीं कर सकते, है ना भाई। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या जनरेट करेगा? टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 4 आपका ABR जनरेट करेगा, टाइप 5 आप जनरेट करोगे। अब आप अपने एरिया में टाइप 5 LSA ही नहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे परफॉर्म करोगे? हो ही नहीं सकता रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कभी भी। तो अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मुझे ये कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखनी है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टब में हो नहीं सकता। तो यहां पे हम लेके आएंगे नॉट सो स्टबी एरिया। देखो नॉट सो स्टबी एरिया मतलब आप टाइप 5 और टाइप 4 को तो फिल्टर करोगे ही, ये तो कंपलसरी है, ये तो हटेगा ही नहीं नॉट सो स्टबी में भी। लेकिन आप यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म कर सकते हो। क्या परफॉर्म कर सकते हो? रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन जब नॉट सो स्टबी एरिया में होगा तो वो एज अ टाइप 7 LSA जनरेट करेगा रादर देन टाइप 5। जो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करेंगे वो क्या जनरेट करेगा? टाइप 7 LSA स्टब के होने के बाद होगा NSSA, नॉट सो स्टबी एरिया के बाद। जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे फंक्शन से जी, जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करोगे तो वो जनरेट करना चाहेगा 5, मगर वो कहेगा हम तो NSSA हैं, तो वो 5 जनरेट करने की बजाय आपको क्या जनरेट करके देगा? 7। LSA टाइप 7 को आप जब भी देखना चाहते हो तो वो ON1 और ON2 की तरफ से आते हैं। ON1 बोले तो अगर आप मैट्रिक टाइप 1 से के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ON1, और अगर मैट्रिक टाइप 2 के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो क्या आ जाएगा? ON2। नहीं, अभी चलते हैं, उसको कहां तक लेके जाते हैं। हाँ जी सर बताओ, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं। अब देखो ये पूरा एरिया मैंने क्या जनरेट करके दिखा दिया आपको। जैसे ये पहले क्या था? स्टब था, अब मैंने स्टब हटा के क्या कर दिया यहाँ पे? NSSA। क्यों NSSA करा? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी कहती मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म करना था, और स्टब में मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैंने क्या डिक्लेयर करा? NSSA। जैसे ही मैंने NSSA डिक्लेयर करा तो ये स्टबी एरिया हटके क्या बन गया? अब ये नॉट सो स्टबी एरिया हो गया, और इसने LSA टाइप 5 और 4 को रीडिस्ट्रीब्यूशन से हटा दिया। यहाँ से ये हटी गए, फिल्टर हो गए बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे इनकी जगह किसने ले ली? 7 की। बट याद रखना यहाँ से जो LSA आ रहे थे 5, वो 7 नहीं होंगे। ये कंफ्यूजन है इसमें। देखो सर बहुत ध्यान से सुनो, यहां से जो आप टाइप 5 और टाइप 4 LSA लेके आ रहे थे वो एज अ टाइप 7 कन्वर्ट नहीं होंगे। जो आप NSSA एरिया के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करोगे सिर्फ वही LSA टाइप 7 जनरेट होंगे। वही मान लो, अब देखो एरिया जो 1 है उसके अंदर R7 आता है, यहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो ये जनरेट करेगा LSA टाइप 7। अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो ना LSA 5 तो वो फिल्टर्ड है, वो नहीं अंदर आ सकता है। ये 7 बाहर के लिए होगा, हैं 7 अंदर एरिया के अंदर ही होगा। एरिया के अंदर होगा। अब चल देखते हैं कहां तक होगा। देखो जैसे ही आप टाइप 7 LSA करते हैं, ठीक है, टाइप 7 LSA जनरेट हुआ। टाइप 7 LSA जब आप R5 से बाहर भेजने की कोशिश करोगे तो एरिया 2 उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? क्योंकि वो NSSA नहीं है। LSA टाइप 7 सिर्फ वो एरिया समझ सकता है जो खुद NSSA हो, बाकी उसके लिए वो क्या कर देता है? डिस्कार्ड कर देता है। तो अब आपकी कनेक्टिविटी तो कभी हो नहीं सकती। यहां पे फिर आपका ABR कूद जाएगा, ये अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा? जो आप 7 उसे दोगे वो उसको 5 में कन्वर्ट करके आगे भेज देगा। हाँ देखो देखो 7 से क्या जनरेट होके गया? 7 कहां पहुंचा? 5 पे। 5 कहेगा आगे जाओ, वो कह रहा एरिया 2 कहेगा मैं नहीं लेता इसे। क्यों? मैं तो NSSA नहीं हूं, टाइप 7 LSA आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो 5 कहेगा मैं काम करके देता हूं। वो क्या करेगा? एज अ ट्रांसलेटर रोल प्ले करेगा। दोबारा जो आपने LSA टाइप 7 जनरेट करे हैं
उसको आपका ABR LSA टाइप 5 में रीजनरेट करेगा और दूसरे एरिया में एज एन एक्सटर्नल LSA पेश करेगा। सर पर एरिया से तो क्रॉस हो चुका है। कहाँ से? नहीं नहीं नहीं, देखो क्रॉस नहीं हुआ है, यही तो दिक्कत है। देख यहाँ से 7 चला है ना, यहाँ से 7 चला, करेक्ट, यहाँ पहुंचा 7 है, ये भी तो NSS है, ये एक्सेप्ट करेगा। इसका ये वाला इंटरफेस भी तो एरिया 1 में है, वो भी NSS से होगा, है ना। तो ये यहाँ पे आया, R5 ने इसको देखा ये कौन से उससे आ रहे हैं, LSA से, 7 से। मैं इसको किसी को नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि एरिया 2 क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। तो ये बंदा क्या करता है, जो आप टाइप 7 यहाँ से लेके आ रहे हो उसको कन्वर्ट करता है किस में, LSA टाइप 5 में। और LSA टाइप 5 एज एन एक्सटर्नल LSA वो सबके पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपका वो फॉरवर्डर एड्रेस ऐड करेगा, क्योंकि ओरिजिनल रीडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुई है, 7 की। आप सिर्फ यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहे हो, ट्रांसलेट करने का, है ना। तो ये क्या करता है, ये इसका फॉरवर्डर एड्रेस आपको लगा के देता है ताकि आप पूरा कॉस्ट कैलकुलेट कर सको। वहां पे जब हम सिंपल रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो फॉरवर्डर एड्रेस हमने मैन्युअली लगा के दिया था, है ना। यहाँ पे जब NSSA के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये फॉरवर्डर एड्रेस जब आप यहाँ से LSA टाइप 5 देके जा रहे हो, है ना, ये फॉरवर्डर एड्रेस बाय डिफॉल्ट लगा के देगा। समझ आ गया सबको? क्वेश्चन किसी का? कहाँ पे? R5 पे? R5 पे तो आपको हेवी डिवाइस रखना ही पड़ेगा, वो तो कम, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है दो एरिया का, एरिया 1 का भी इंटरसेक्शन है और किसका, एरिया 2 का भी। ये तो हेवी डिवाइस रखना पड़ेगा। किसको? अभी करा नहीं मैंने सेशन जब कुछ। हाँ भाई, R2 के पास सर R7 का राउट होगा, R2 के पास R7 का राउट, हाँ ऑब्वियसली वो ABR है ना, ABR तो है मेरे पास, मैंने वर्चुअल लिंक तो बना रखा है, लेकिन R2 में R5 तभी वो कैलकुलेट करता है। हाँ हाँ जी सर। अभी अपन जो बता रहे हैं ऐसे जा सकते हैं, 7 जैसे 7 जो 7 आया उसको 5 में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन 5 को 7 में ट्रांसलेट नहीं कर सकता। 7 सिर्फ वही होंगे जो मैं अपने NSSA एरिया के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन, 5 तो ब्लॉक हो जाएगा ना। 5 ब्लॉक है। दोबारा बताऊं या क्लियर हो गया? और बता दूं एक बार, है देखो, NSSA इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, स्टब है तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो। आप कौन सा जनरेट करोगे, सिर्फ LSA टाइप 7, है ना। आप 7 तो कर सकते हो लेकिन 5 और 4 नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको पूरे एरिया को क्या बनाते हैं, NSSA, है ना। अगर आप इसको स्टबी बनाओगे तो यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं काम करेगा। हमने क्या काम किया, हमने इस पूरे एरिया को क्या बनाया, NSSA जैसे ही बनाया, फिर हमें पता लगा कि यार ये एरिया पे चला, हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करा। रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही करेंगे तो वो टाइप 5 बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि वो NSSA है, स्टबी है। तो वो क्या करेगा, रादर देन 5 बनाने के वो क्या बनाएगा, 7 बनाएगा। 7 को पॉपुलेट करेगा पूरे एरिया 1 के अंदर, ठीक है। जैसे एरिया 1 के ABR के पास आएगा, है ना, तो ABR देखेगा कि मैं इसको पुश करूं फर्दर एरिया में, है ना, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एरिया 2 NSSA एरिया नहीं है। ये क्या करेगा, जो आपने LSA टाइप 7 बनाए, है ना, वो उसको पकड़ेगा और LSA टाइप 5 जनरेट करेगा उन सेम उनके लिए। जैसे ही ट्रांसलेशन होगी, LSA टाइप 5 जनरेट होंगे तो वो सारे एरिया में चले जा सकते हैं, नहीं चले जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो इसके पास आएंगे या नहीं आएंगे, आ जाएंगे। तो जैसे इसके पास आएंगे, आपकी कनेक्टिविटी हो गई या नहीं हो गई, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी किस राउट से नहीं हुई, इन वाले राउट से नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपके 5 और 4 क्या हो गए इस बार, समझ में आ गया। जब आप बाहर से 5 लेके आ रहे हो तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन 7 to 5 अलाउड। कनेक्टिविटी तो होगी, S0/0 R5 पे तो हमारे पास है ही वो। हाँ ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो जब आपने यहाँ पे फिल्टर करे ना, है ना, आपने ये राउट लेके आए, आप कैसे लेके आए, टाइप 5 LSA से, करेक्ट। आप कैसे लेके आए, टाइप 5 LSA। क्या टाइप 5 LSA आप अंदर डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। डिफॉल्ट के थ्रू तो आएगा। डिफॉल्ट राउट नहीं आता NSSA में। NSSA में डिफॉल्ट राउट नहीं आता।
हाँ, लेकिन आप ला सकते हो, कमांड है। NSSA में डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिकली नहीं आता, वो सिर्फ स्टब में आता है। ठीक है, दोबारा बताऊं, NSSA में डिफॉल्ट राउट नहीं आता है, सिर्फ किस में आता है? स्टब में। हाँ, लेकिन आप लेके आ सकते हो डिफॉल्ट राउट। हाँ, डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन होती है। सर R9 पे कौन से एलएसए रहेंगे? R9 का है, लास्ट में वो तो EICR पे चल रहा है। ठीक है। करें अब NSSA? चलो देखो इसे। R7 ASBR तो नहीं रहा होगा। कौन सा? R7 R7 ASBR नहीं है अभी, लेकिन बाद में हो जाएगा जब 7 आ जाएंगे ना इसके ऊपर। नो एरिया 0 ये हटा दिया, देखो यहाँ से R6 से भी हटा देंगे इसको, और ये आया R7, ये भी हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं जाऊंगा किस पे? R5 के ऊपर, और इसको NSSA डिक्लेयर करूंगा। सो एरिया 1 NSSA, करेक्ट। ठीक है, दूसरे पे गया राउटर नंबर 6 के ऊपर, तो एरिया 1 क्या हो गया? NSSA, करेक्ट। और R7 पे जाऊंगा, राउटर OSPF1, एरिया 1 को क्या डिक्लेयर करूंगा? ठीक है सर, देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही परफॉर्म कर रखी है ना, कमांड को नो नहीं किया था मैंने। तो R7 पे डू शो IP OSPF डेटाबेस, जरा देखना, टाइप 7 दिखाई दिए है ना। अभी राउटिंग टेबल में भी आए होंगे। R6 के ऊपर चलते हैं, डू शो IP OSPF व्हाट डेटाबेस, आगे टाइप 7, करेक्ट है। अब मैं अगर इन राउट्स को लेके R5 पे गया हूंगा, तो R5 ने LSA टाइप 7 को 5 में कन्वर्ट करा होगा, और जो LSA टाइप 5 को कन्वर्ट करता है या जनरेट करता है वो ASBR हो जाता है। तो वो ASBR प्लस ABR हो गया या नहीं हो गया? R5 देखो, R5 ने क्या किया? 7 लिए, 7 लेके जनरेट क्या किया? 5, है ना। तो जो भी बंदा टाइप 5 LSA जनरेट करता है वो ASBR हो जाता है या नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो राउटर 5 को अगर मैं देखूं बॉर्डर राउटर की कमांड डाल के, डू शो IP OSPF, हाँ बॉर्डर राउटर, देखना ABR और ASBR दिखा रहा है R5 को या नहीं दिखा रहा है? क्लियर है। तो इसने जनरेट करे होंगे LSA टाइप 5, और जैसे ही जिसने LSA टाइप 5 जनरेट करे होंगे, इसने किसको दिए होंगे? दूसरे एरिया बंदे को, है ना। देखो इसने 7 लिया होगा यहां से, है ना, और 7 को किसमें कन्वर्ट करा होगा? लेकिन याद रखना 5 से 7 नहीं हो सकता। ठीक है सर जी, 1 वे है बस, ये 2 वे नहीं है। अब देखो यहां पे ये डिफॉल्ट राउट भी नहीं दे रहा है, डू शो IP राउट करके देखो, क्या कोई डिफॉल्ट राउट है? गेटवे ऑफ लार्ज डॉट सॉटी नहीं है। और देखो क्या आ रहा है, ये N1 क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने मैट्रिक टाइप 1 से रिडिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है ना। अब मैं R5 पे चलता हूं। R5 पे चलने का मतलब क्या है कि मैं डिफॉल्ट राउट नहीं आ रहा है, एक डिफॉल्ट राउट लेके आ सकता हूं। कैसे? एरिया 1 NSSA, ये कमांड है डिफॉल्ट राउट लाने के लिए। बाय डिफॉल्ट NSSA के अंदर डिफॉल्ट राउट नहीं आता है। अगर आपको लेके आना है क्या डिफॉल्ट राउट, तो आप क्या कमांड डालोगे? नॉर्मल कमांड भी होती है डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड, वो वही मतलब राउटिंग के लिए। ठीक है, इधर पीछे ठीक है, सर आप समझ नहीं राउटर लेवल पैसे दे।
ठीक है, कोई दिक्कत है? वो तो हमने 1 कर रखा था, अब N2 क्यों ले रहे हैं? N2 अब ये जो डिफ़ॉल्ट राउट के लिए ले रहा है, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए N1 ही ले रहा है। ये तो डिफ़ॉल्ट राउट को इंजेक्ट करना है NSSA में, वो N2 ही आता है। अब देखो एक कमांड चला रहा हूँ, शायद आपको पता हो कि मैं क्यों चला रहा हूँ, आप खुद ही बता दो, जहाँ तक मुझे उम्मीद है थोड़ी सी बता सकते हो। LSA3 R3 नहीं, LSA3 समझ गए। लेकिन एक कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर आप टोटली NSSA करते हो, है ना, तो डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाता है। सिंपल NSSA में डिफॉल्ट राउट के लिए कमांड डालनी पड़ती है, क्या? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। लेकिन अगर आप टोटली NSSA कर रहे हो तो उसके लिए डिफॉल्ट राउट डालने की कोई जरूरत नहीं है, वो ABR पूछ जाता है वहां पे कि मैं जनरेट करके देता हूं। कितने टाइम है सर? समझ में आया? दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप सिंपल NSSA एरिया लेके आ रहे हो तो डिफॉल्ट ओरिजिनेट की कमांड डालनी पड़ेगी। अगर आप टोटली NSSA लेके आ रहे हो तो डिफॉल्ट राउट ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ लूं क्यों? चलो ये फूड फॉर थॉट है, घर जाके सोचना। सर एक चीज पूछी थी, नहीं मैंने पूछी नहीं पहले। डिफॉल्ट राउट और इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है क्या? दोनों में? नहीं NSSA टोटली में डिफॉल्ट राउट के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है? एक तो एक में 3 फिल्टर हो रहा है, एक में 3 फिल्टर नहीं हो रहा, बाकी तो सेम ही है, बाकी तो प्रॉपर्टी सेम ही है टोटली NSSA की। लेकिन डिफरेंस ये है कि NSSA में आपके पास डिफॉल्ट राउट नहीं आता, टोटली NSSA में एक तो 3 फिल्टर होता है और डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट होता है। अच्छा ठीक है, 3, 4, 5 फिल्टर हुए, टोटली में एक डिफॉल्ट राउट आया ऑटोमेटिकली। NSSA में सिर्फ 4 और 5 फिल्टर हुए, डिफॉल्ट राउट नहीं आया। दैट इज द डिफरेंस है। रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उसमें NSSA में। नहीं रिडिस्ट्रीब्यूट तो वो तो स्टब में और NSSA में, वो टोटली में और NSSA में डिफरेंस NSSA वाला ही बताओ। अगर 3 फिल्टर होएगा तभी तो डिफॉल्ट राउट। जी, तभी डिफॉल्ट राउट आएगा, वरना डिफॉल्ट राउट नहीं आएगा। उसी रीजन से तो आ रहा है क्योंकि 3 को फिल्टर आउट कर रहा है वो। देखो फिल्टर तो 4 और 5 भी हो रहे थे, तब क्यों नहीं दिया? सर एक और चीज बताओ, वो जो ओरिजिनल कमांड है राउटर 5 अब आप ये घर जाके सोचना, बता दूंगा मैं, कल बता दूंगा। हाँ जो ओरिजिनल कमांड है क्या? default route के लिए, एक मिनट यार सुनने दो। हाँ डिफॉल्ट रूट के जो कमांड है NSSA में, हाँ वो सिर्फ R5 पे चलानी, बाकी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बाकी सब। हाँ, तो ABR पे चलाएगा और किस पे? जहाँ जहाँ ABR होगा वहाँ वहाँ चला दे। इतना समझ में आया? पक्का क्लियर है? चले आगे। चलो अब गाइस देखो यहाँ पे टोटली स्टबी समझ में आ गया, स्टबी समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, देखो R3 पे चलते हैं और इसकी रिडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड हटा देते हैं। ये कमांड हट गई क्या? देखो सर जी, सबसे पहले डू शो IP OSPF R3 पे हूँ। देखो अब मैं किस राउटर पे हूँ? R3 के ऊपर है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो ये एरिया 2 है, यहाँ पे आपका एरिया 0 है वर्चुअल लिंक के तरीके से, और यहाँ पे आप एरिया 1 चला रहे हो।
करेक्ट। ये एरिया 1 जो है ये आपका कौन सा एरिया है, NSS से। अब आप एरिया 3 के राउटर नंबर 3 पे हो, मैंने यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हटाई है थोड़ी देर के लिए और EIGRP की कॉस्ट बढ़ाई है। अगर मैं डू शो IP OSPF डेटाबेस करता हूँ तो देखो मेरे पास टाइप 5 पहले से अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं ये, एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी कौन सी है 5, तो जो वो 7 कन्वर्ट कर रहा था उसने क्या कन्वर्ट करके भेजे 5। अब देखो डू शो IP OSPF बॉर्डर राउटर 5 तक जाने की कॉस्ट देखो कितनी बता रहा है, 5 तक जाने की कॉस्ट कितनी बता रहा है 256। डू शो IP राउट करना, ये कितना बता रहा है OE1 के लिए कॉस्ट, उस तक जाने के लिए कॉस्ट कितनी है, ये देखो 415 बता रहा है ना ये, और अपने तक की कॉस्ट कितनी बता रहा है। तो ये पंगा कैसे हुआ, देखो ये बता रहा है 415 और यहां से यहां तक जाने की कॉस्ट कितनी है 250, 415 कैसे बता रहा है फिर ये, देखो यहां पे ये क्या कर रहा है कि ये इसका फॉरवर्डर एड्रेस डाल के दे रहा है आपको। जब ये 7 को 5 में ट्रांसलेट करता है ना, तो ये OSPF की प्रॉपर्टी को मेंटेन करता है लिंक स्टेट की। वो कहता है कि ओरिजिनल रिडिस्ट्रीब्यूशन मेरे ऊपर नहीं हुआ, ओरिजिनल रिडिस्ट्रीब्यूशन ओरिजिनल राउट कहाँ से आ रहे हैं R7 से। तो वो क्या करता है, जब आप इसका एक्सटर्नल का डेटाबेस खोल के देखोगे, डू शो IP OSPF डेटाबेस एक्सटर्नल कौन सा 80.1.1.0, तो देखना फॉरवर्डेड एड्रेस किसका लगा के दे रहा है, तो आप कॉस्ट टोटल इंक्लूड कर रहे हो पूरे 7 तक की। तो 215 मतलब वो 5 तक की। हाँ 256 कहाँ तक की थी, वो 5 तक की थी, और उसने कहा कि ये भी तो ऐड करो, ये 64 इसका 64 इसका और 30 मेट्रिक का है ना, तो टोटल कॉस्ट जो है वो जुड़ जुड़ा के 415 हो गई। अब आप कहोगे कि सर एक काम, अगर आपको पता हो, एक बात शायद आपको याद हो, किसी ज़माने में आपने कहीं पढ़ा हो एक कंसेप्ट, जैसे तो आपको याद नहीं होगा, क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगा दी है ना, और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाने के बाद क्या करा, उसे राउट को फिल्टर कर दिया उसकी राउटिंग टेबल से, है ना 7 को बाय डिफॉल्ट वो आ ही रहा था उसके पास। कौन सा गया, नॉट इन द टेबल, नॉट इन द टेबल हो गया। अब आपको राउट लेके आना है कौन सा, वो डेटाबेस में तो रहेगा थोड़ी देर के लिए, हट जाएगा, लेकिन ये 30 सेकंड के बाद छोड़। अब आपको राउट लेके आना है और आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट नहीं हटा सकते। तो एक बात ध्यान रखना, अगर किसी राउट के ऊपर फॉरवर्डर एड्रेस लग के आ रहा है किसी भी LSA के अंदर, तो 2 चीज़ें रीचेबल होनी चाहिए, एक तो फॉरवर्डर एड्रेस रीचेबल होना चाहिए और दूसरा क्या रीचेबल होना चाहिए, उसका एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी। तो फिलहाल एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी तो रीचेबल है, लेकिन क्या रीचेबल नहीं है, फॉरवर्डर एड्रेस। ध्यान रखना कभी भी राउटर इमीडिएटली क्या करेगा, उस राउट को राउटिंग टेबल से बाहर निकाल देगा, ठीक है। आपके दोनों, अगर कोई फॉरवर्डर एड्रेस लगा के आ रहा है अपने साथ, तो 2 चीजें रीचेबल होनी चाहिए, एक तो फॉरवर्डर एड्रेस और दूसरा क्या। अब सबसे आसान काम क्या है, आप इसको जाओ डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को नो कर दो, सबसे आसान काम तो यही है ना। अब मान लो आपको किसी ने ट्रबल शूटिंग टास्क दे दिया कि आप इस डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को ना तो एक्सेस लिस्ट को चेंज कर सकते हो, ना आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को चेंज कर सकते हो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं सर, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना तो आप एक्सेस लिस्ट को चेंज कर सकते,
ना आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को चेंज कर सकते, तो आपके अकॉर्डिंग तो राउट कभी राउटिंग टेबल में आना ही नहीं है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि फॉरवर्डर एड्रेस इसमें लगा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट उसको क्या कर रही है, डिनाई कर रही है, तो ये कभी भी उसको राउटिंग टेबल में लेके नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फॉरवर्डर एड्रेस अनरीचेबल है। तो इस कंडीशन में आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो। क्या? आप जाओगे अपने एबीआर के ऊपर, है ना? आप कहां जा रहे हो? एबीआर। क्यों जा रहे हो एबीआर के? क्योंकि यही बंदा 7 को किस में ट्रांसलेट करके दे रहा है? 5 में। आप चेंज कर देंगे क्या? एड्रेस हाँ। 7 बार फॉरवर्ड है। बहुत दिन हो गए भी कमांड चले गए। 5 7 मैंने क्या किया कि जब ये किससे कन्वर्ट कर रहा था, 7 से 5 के ऊपर, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा तू फॉरवर्ड एड्रेस ही सप्रेस कर दे, क्योंकि वहां पे किसी बंदे ने मुझे मना कर दिया है कि आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट भी नहीं हटा सकते, आप एक्सेस लिस्ट भी नहीं हटा सकते, तो मैंने फॉरवर्डर एड्रेस ही हटा दिया यहाँ से। अब जो फॉरवर्डर एड्रेस लेके जा रहा होगा ना वो, तो वो जा रहा है 0 0 0 0। वो मैच करेगा। वो कुछ है ही नहीं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कमांड्स। तो फिर तो वो कोई और नहीं बन गया ना, हाँ जी, प्रोसेस कब जैसा बिहेवियर। हाँ, EIGRP वाला बिहेवियर समझ, है ना, कि डिस्टेंस वेक्टर वाला बिहेवियर हो गया, लिंक स्टेट वाला बिहेवियर हटा दिया मैंने इसका, कि वो ओरिजिनल बिहेवियर नहीं लेके जा रहा है अपना, वो अपना EIGRP वाला बिहेवियर लेके जा रहा है कि मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मेरे ही राउट है। पहले वो OSPF का लिंक स्टेट की प्रॉपर्टी लेके जा रहा था कि वो ओरिजिनली बता रहा था कि राउट कहाँ से आए। मैं क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गई R3 पे, तो मैंने क्या करा, मैंने उसका फॉरवर्ड एड्रेस सप्रेस कर दिया। तो आप इस तरीके से बिहेवियर चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है सर जी? कॉस्ट उसकी 256 ही आ रही है। हाँ जी सरकार, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब चेंज हो गई बहुत तो हटा दिया उसने। रुक जाओ, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हटा के दिखा देता हूँ। राउटर OSPF 1 डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हटा देता हूँ इसकी। वैसे ही लगा जाएगा। टाइप 1 है, टाइप 1, तो ऐड करके बताएगा। ठीक है, 20 ऐड करेगा। हाँ 20 तो वो लगाई गई क्योंकि उसकी है ना, तो 256 प्लस 30 बताई गई है ना मैट्रिक मैंने, अच्छा तो 256 उसकी और 30 तुम्हारी सीड मैट्रिक, तो 256 और 30 कितने हो गए? 286। समझ आ गया मैम? उधर पीछे क्लियर है ये इतना? अब छोटे छोटे एक कंसेप्ट और करके जाओ। छोटा सा एक कंसेप्ट और है, हाउ टू इंजेक्ट अ डिफॉल्ट राउट इन द OSPF। कर लिया था ये हमने या नहीं करा था? करा है, हमने करा है। हाउ टू इंजेक्ट अ डिफॉल्ट राउट इन द OSPF। डिफॉल्ट राउट का इंजेक्शन क्या होता है? जैसे भी अब मैंने आपको एक कमांड दिखाई कि NSSA में आपका डिफॉल्ट राउट नहीं आता, तो आप कमांड डालते हो। कौन सी कमांड डालते हो? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। अब समझो पाजी को नौकरी मिली, देखिए एक तो तेरे लिए दुआ करता हूँ रोज कि तुझे नौकरी मिल जाए। ये इसकी ISP है। इसने कहा सर मैंने डिफॉल्ट राउट डाला और ये R3 जो है ये कनेक्ट करने लगा, है ना, उसकी कंपनी में से भी जॉब मिल गई। इसने कहा सर मेरे तो डिफॉल्ट राउट नहीं आ रहा, मैं भी डालूंगा, मैं भी ISP से कनेक्शन लूंगा। इसने क्या किया, कंपनी में प्रपोजल डाला कि जितनी भी ऑफिस हैं उन सब का एक एक कनेक्शन ले लो ISP पे, डिफॉल्ट राउट डालो और कम्युनिकेशन कराओ। कंपनी का ना इंटेलिजेंट लड़का इंटरनेट देना चाहता है, लेकिन कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई। अब लड़की का जॉब तो लग गई, लेकिन जब रिव्यू हुआ तो उनसे पूछा गया क्या इसका कोई और ऑल्टरनेट मेथड नहीं था कि आपने हमारे पैसे खर्च कराए कि R4 से भी आपने ISP का कनेक्शन दिलवाया, डिफॉल्ट राउट डाले, आपने इतने सारी महंगा काम कराया, कनेक्टिविटी तो मिल गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? कॉस्ट बढ़ गई। अब आप क्या कर सकते हो, आप उसको हर कनेक्शन ना दिलवा के आप एक सिंपल डिफॉल्ट राउट को इंजेक्ट करा सकते हो R3 से, कहीं से भी, जहां से भी आप कनेक्टेड हो, आप पूरी टोपोलॉजी में एक डिफॉल्ट राउट डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसकी कमांड क्या होती है देखो, R3 पे जाएंगे, एक मिनट
एक सेकंड, थोड़ा सा काम कर लूँगा। ओके गाइज, R3 पे चलते हैं। राउटर OSPF के अंदर गए, लेकिन अभी मेरे पास कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है। पहले मैं डिफ़ॉल्ट राउट डाल दूं, IP राउट, डिफ़ॉल्ट राउट सबको डालना आता ही है, 38.8। लो, ये गया डिफ़ॉल्ट राउट, है ना भाजी। अब हम राउटर OSPF के अंदर गए, हमें सबके पास भेजना है, तो क्या जाएगा, डिफ़ॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ये क्या कमांड करती है, ये देखती है कि आपकी राउटिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट राउट है या नहीं है। अगर आपकी राउटिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट राउट होता है तो इमीडिएटली एज अ टाइप 5 LSA, कौन सा LSA, टाइप 5 LSA, ये सबके पास पहुंचा देती है। और आपको पता है टाइप 5 LSA की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कहीं से कहीं तक भी भागता दौड़ता चला जाता है। करेक्ट। अगर आपके पास मान लीजिए डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है और तब भी आप प्रोपेगेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सारा अननोन ट्रैफिक कहां पे आ जाए, आपके पास आए, है ना, तो आप क्या करोगे, भले ही आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है, आप क्या करोगे, ऑलवेज। अगर आप सिंपल डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट चलाते हो कमांड, तो वो क्या करता है, वो चेक करता है आपकी राउटिंग टेबल कि आपकी राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए, तभी वो टाइप 5 LSA जनरेट करता है डिफ़ॉल्ट राउट के लिए, ताकि वो सबके पास पहुंच जाए। लेकिन अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट राउट नहीं है और फिर भी आप एक डिफ़ॉल्ट राउट प्रोपेगेट कराना चाहते हो, करेक्ट, तो आपको क्या कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ऑलवेज। यहां पे आप एक और खेल भी कर सकते हो, आप शायद राउट मैप भी लगा सकते हो, देखूं, हाँ, ये हो जाता है थोड़ा कंडीशनल डिफ़ॉल्ट राउट, वो छोड़ो, ठीक है, कुछ तो CCI में पढ़ लो, ठीक है। एक होता है कंडीशनल डिफ़ॉल्ट राउट, मतलब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि अगर A ट्रू है तभी डिफ़ॉल्ट राउट, अगर A ट्रू नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे, आप क्या करोगे, आप कंडीशन भी लगा सकते हो, अगर ये इंटरफेस अप है तो डिफ़ॉल्ट राउट जाए, अगर ये इंटरफेस डाउन है तो डिफ़ॉल्ट राउट, तो उस तरीके में बोलते हैं कंडीशनल डिफ़ॉल्ट राउट, वो राउट मैप के साथ आप कर सकते हो। करेक्ट। तो फिलहाल हमारे पास दो चीज़ें हैं समझने की R3 के ऊपर, डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज और डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट सिंपल। डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट सिंपल वाले में डिफ़ॉल्ट राउट होना चाहिए, ऑलवेज में कोई ज़रूरत नहीं होती, ये बिना डिफ़ॉल्ट राउट के भी प्रोपेगेट कर देता है डिफ़ॉल्ट राउट, ऑलवेज वाला सही है। हैं, हाँ ऑलवेज वाला सही है। सर जी इतनी क्लियर हुआ, और कोई दिक्कत किसी को, पक्का, ठीक है। अब एक छोटी सी मुझे प्रॉब्लम है, बस वो डिस्कस करके बंद करते हैं क्लास। मान लो मेरे पास फिलहाल कितना ABR है, एक R2 है, एक R5 है। एरिया 1 के लिए मेरे पास कितना ABR है, एक। मान लो एरिया 1 में मैंने एक और ABR लेके आया R6 बैकअप के लिए, कि भाई अगर R5 फेल हो गया तो पूरा कम्युनिकेशन डाउन, है ना, तो मैंने क्या करा, बैकअप के लिए किसको लेके आया, R8 को ले आया, या R8 R9 तो है, R10 मान लो एक नया राउटर है, और मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया, R10 को इससे भी कनेक्ट हो गया, R6 से भी कनेक्ट हो गया,
है ना, सीरियल लिंक से। ये भी ABR है, इसके भी वर्चुअल लिंक बना दो R2 के साथ। अब मेरे पास कितने ABR हो गए? 2 ABR हैं। अब ट्रांसलेट कौन करेगा 7 to 5? क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? देखो, आप LSA टाइप 7 को ट्रांसलेट कर रहे थे किसमें? टाइप 5 में, क्योंकि आपके पास एक ही ABR था, तो सारा ट्रैफिक कहां जा रहा था? उसी बंदे के पास जा रहा था, वही ट्रांसलेट करता था 7 to 5। अब मेरे पास 2 ABRs हैं। कितने ABRs हैं? 2 ABRs हैं। अब ट्रांसलेट कौन करेगा, R5 या R10? राउटर चल रहा है, स्विच थोड़ी चल रहा है? नहीं, दोनों नहीं करेंगे। जिसकी राउटर आईडी हायर होगी वो बंदा ट्रांसलेट करेगा। जिसकी क्या हायर होगी? जिस ABR की राउटर आईडी हायर होगी वही क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। सर जी क्लियर है? बिल्कुल। तो राउटर आईडी देख लेनी है, 2 ABR से करें बैकअप के लिए। अगर दोनों ABR की राउटर आईडी जो है अलग अलग है, जिसकी हायर है वो बंदा क्या लेके जाएगा? वही ट्रांसलेट करेगा, और डिफ़ॉल्ट राउट भी वही इंजेक्ट करेगा। फिर डिफ़ॉल्ट राउट जो इंजेक्ट होगा वो भी वही करके देगा। इतना क्लियर हो गया? अब भाइयों, आज की कक्षा हो गई क्या?